हेलो एवरीवन। इंडियन हिस्ट्री की 54th वीडियो होगी। ये लूसेंट जीके के न्यू एडिशन को कवर कर रहे हैं हम लोग। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मौर्यन पीरियड देखेंगे तो देख लेते हैं। आपको पता है इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। एंशियंट इंडिया अभी देख रहे हैं जो कि बिगनिंग से लेकर के डेथ ऑफ वर्षा का पीरियड हो गया। एंशियंट इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपद पीरियड, रिलीजियस मूवमेंट्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी मौर्यन पीरियड देखेंगे। मौर्यन पीरियड में एक्चुअली 3 टॉपिक पढ़ना है। मैंने उसका जो पीरियड है मौर्यन पीरियड और पोस्ट मौर्यन पीरियड वो पूरा करके मैंने लिखा है 322 बीसी से लेकर के 319 एडी। इसमें जो है ये समझने के लिए इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सी तो मौर्याज के बारे में, जिसको आप मौर्यन पीरियड भी बोल सकते हो, पोस्ट मौर्याज के बारे में या फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड, और संगम पीरियड पढ़ेंगे। साउथ में केरला, तमिलनाडु, ये वाले एरिया में जो है जो किंगडम्स थे उसके बारे में जानकारी संगम लिटरेचर से मिलता है तो उसको संगम पीरियड बोलते हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ना है, मौर्याज के बारे में पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ेंगे मौर्याज के बारे में ये देख लेते हैं। मौर्याज की बात अगर करें तो पहले हम लोग सोर्सेज देखेंगे कि सोर्सेज से जो है जानकारी होती है मौर्यन पीरियड के बारे में। अभी तक जो भी जानकारी है उसके बारे में देखेंगे। फिर मौर्यन रूलर्स के बारे में देखेंगे। लेटर मौर्याज के बारे में देखेंगे, मौर्य के बाद जो लेटर मौर्य है उनके बारे में। फिर एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे किस तरह का था मौर्यन टाइम पे, मौर्यन पीरियड के टाइम पे। फिर इकोनॉमी किस तरह की थी, सोसाइटी किस तरह की थी, एंड एट लास्ट मौर्यन आर्ट देखेंगे। मौर्यन पीरियड का जो ये पीरियड आप देख रहे हो इसको मैं फिर से बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने जब मौर्यन पीरियड और गुप्ता पीरियड लिखा तो जैसे मौर्यन पीरियड में आगे मैं बता पाऊँ मौर्यन पीरियड और पोस्ट मौर्यन पीरियड, इसलिए मैंने दोनों का जो पीरियड है वो ऐड करके मैंने लिखा है 322 बीसी से लेकर के 319 एडी। ठीक है। एक्चुअल में मौर्यन पीरियड जो है वो 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी ही है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ये जो मौर्याज मैंने लिखा है ये मौर्यन पीरियड हो गया, पोस्ट मौर्य जो हो गया वो पोस्ट मौर्यन पीरियड हो गया और संगम पीरियड। ठीक है। इसी तरह गुप्ता में जो है मैंने ऐड करके लिखा है पोस्ट गुप्ता प्लस गुप्ता पीरियड को ऐड करके लिखा है ताकि मैं गुप्ता पीरियड में ही दोनों को बता सकूं। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए समझाने के लिए, ताकि इतना टॉपिक के अंदर ही ब्रांच बना करके आपको समझा पाऊँ, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो सोर्सेज देखेंगे पहले। सोर्सेज की अगर बात करें तो 2 तरह के सोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, एक तो लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज जो है उसमें क्या क्या देखनी है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था बुक, वो देखेंगे, उससे जो भी जानकारी मिलती है। फिर मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया। एक्चुअली इंडिका सर्वाइव नहीं कर पाया, वो लॉस्ट हो गया, लेकिन उसके कुछ कोटेशन जो है बाकी राइटर के द्वारा जो यूज किए गए हैं उसको आप अगर देखोगे, एनालाइज करोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मौर्यन पीरियड के बारे में मिल जाता है, तो इसलिए मेगास्थनीज का इंडिका भी देखेंगे। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त के द्वारा बुक लिखी गई मुद्रा राक्षस, वो भी इंफॉर्मेशन देती है अबाउट मौर्यन पीरियड, तो वो भी देख लेंगे। फिर पुरानाज के बारे में देखेंगे, पुराना क्या इन्फॉर्मेशन देती है मौर्यन पीरियड के बारे में। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, वो भी देखेंगे। फिर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या देखनी है तो अशोका का एडिक्ट और इंस्क्रिप्शन, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम अशोकन एडिक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, तो वो देखेंगे। फिर अदर इंस्क्रिप्शन जो है दूसरे रूलर के द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए हैं थे उसे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको पढ़ करके जो भी इन्फॉर्मेशन हमें अभी तक में प्राप्त हुआ है वो भी देखेंगे। फिर मटेरियल रिमेन्स, जो भी मटेरियल यूज किए जाते थे अभी तक रिमेन है, बचे हुए हैं, मिले हैं उसके अवशेष, उससे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरह से सारे सोर्सेज जो हैं हम लोग देखेंगे बारी बारी से। पहला क्या है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो वो देख लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज है, क्योंकि कौटिल्य जो थे इन्हीं की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने मौर्यन पीरियड की स्थापना करी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बुक लिखा अर्थशास्त्र जो कि एक ट्रीटी था ऑन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी, मोस्टली जो है ये पॉलिटी पे था कि कैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो भी सिचुएशन थी उसको डील करना है। तो इस कारण से जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंडीशन जो था मौर्य के टाइम पे वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट है मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज जो थे ये अम्बेसडर थे, राजदूत थे किसके, सिलिकस निकेटर के, और ये कोर्ट में रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के। क्यों? सिलिकस निकेटर जो है ये कौन थे, ये अलेक्जेंडर के जनरल थे। जो अलेक्जेंडर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अलेक्जेंडर व्यास रिवर तक आया था, और उसके बाद चूँकि मगध पे उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था,
तो धनानंद रूल कर रहे थे और धनानंद के पास ह्यूज आर्मी थी, जिससे डर करके अलेक्जेंडर की जो सेना थी, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने बोला कि हम लोग व्यास रिवर से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि धनानंद की जो आर्मी है काफ़ी बड़ी है, उससे हम लोग लड़ नहीं सकते। तो वहाँ से व्यास रिवर से ही रिटर्न होना पड़ा था अलेक्जेंडर को। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाला जो रीजन था, वो अलेक्जेंडर ने अपने जनरल सेलिकस निकेटर को दे करके वो लौट गए थे। तो तब से सेलिकस निकेटर जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाला रीजन पे वो रूल करते थे। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य बढ़ाया और सेलिकस निकेटर से इनकी लड़ाई हुई, तो सेलिकस निकेटर हार गए और तभी ये बोला गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कि मेगास्थनीज को आप मेरे कोर्ट में भेजो। तो मेगास्थनीज एज अ अम्बेसडर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए और काफ़ी टाइम तक रहे। तो इन्होंने एक बुक लिखा जिसमें ये काफ़ी डिस्क्राइब करते हैं मौर्यन पीरियड को। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी काफ़ी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया क्योंकि उसी टाइम पे ये थे। तो ये फॉरेनर अगर अकाउंट की अगर बात करें, एक फॉरेनर की अकाउंट की अगर बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मेगास्थनीज की इंडिका है, जो कि मौर्यन पीरियड के बारे में जानकारी देती है। एक्चुअली ओरिजिनल कॉपी जो है वो तो लॉस्ट हो गया, वो सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन कोटेशन के फॉर्म में आपको अलग अलग राइटर के बुक में मिल जाएगा। जैसे ग्रीक राइटर स्ट्रैबो, डियोडोरस, एरियन, प्लूटार्च, इन्होंने रेफरेंस लिया है इंडिका बुक का। तो इससे अगर पूरा आप एक जगह कलेक्ट करके एनालाइज करोगे तो मेगास्थनीज ने जो भी लिखा है इंडिका में, वो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है मॉडर्न पीरियड के बारे में। इवन लैटिन राइटर्स जैसे प्लिनी, जस्टिन, इन्होंने भी कुछ कोटेशन जो है वो लिए हैं फ्रॉम इंडिका। तो इस तरह से पूरा जो इन्फॉर्मेशन इंडिका से लिया गया है, रेफरेंस जो लिया गया है, उसको आप एनालाइज करोगे तो ये पता चलता है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, 7 कास्ट सिस्टम, अब्सेंस ऑफ स्लेवरी और यूजुअरी, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है इंडिका में दिए गए थे। और आप ये ध्यान में रखना, 7 कास्ट सिस्टम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान में रखना कि मेगास्थनीज के इंडिका में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है अबाउट मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, 7 कास्ट सिस्टम के बारे में, अब्सेंस ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी में गुलामी होता है, और यूजुअरी मतलब सुदखोरी, पैसा दे दिया उसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, सुद खा रहे हैं, तो उसको सुदखोरी कहते हैं। तो ये सारे जो हैं इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं इंडिका में। अब्सेंस ऑफ स्लेवरी की बात कर रहा हूँ, मतलब गुलामी, इन्होंने बोला है कि गुलामी नहीं थी इंडिया में उस टाइम पे, और सुदखोरी भी नहीं थी, तो ये ध्यान में रखेंगे। नाउ विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस जो बुक है ये लिखा गया था गुप्ता पीरियड में, विशाख दत्त के द्वारा गुप्ता पीरियड में लिखा गया था, बट मौर्यन पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें है। और ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य की मदद से, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये एक ही आदमी का नाम है, तो चाणक्य जो थे इनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा को हराया और गद्दी पे बैठे। नंदा जो डायनेस्टी थी उस समय मगध में, धनानंद थे लास्ट, तो उनको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो गद्दी पे बैठे। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है विशाख दत्त में, और ये बताता है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम पे कैसा था। ये भी इंफॉर्मेशन आपको मुद्रा राक्षस में मिल जाएगा। नेक्स्ट है पुरानाज। पुरानाज की अगर आप बात करो तो पुराना क्या है, एक कलेक्शन ऑफ लीजेंड्स, मीन्स लीजेंड्स जो थे, दिव्य चरित्र या महापुरुष जो थे, उनका जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर मौर्यन पीरियड की बात करें तो कुछ इन्फॉर्मेशन मौर्यन पीरियड का मिलता है, और वो क्या है कि क्रोनोलॉजी जो है, मौर्यन किंग्स जो है उनका जो लिस्ट है, उनका क्रोनोलॉजी की, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए, फिर अशोका आए, तो इस तरह से क्रोनोलॉजी जो है ये आपको पुरानाज में मिलेगा, तो ये ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर में पहला जो है वो है इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अगर बात करें तो वो क्या है, जातकाज। जातकाज जो है ये खुद्दक निकाय का पार्ट है, और खुद्दक निकाय एक बुक है सूत पिटका का। सूत पिटका क्या है, एक कलेक्शन है बुक्स का, और सूत पिटका के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं बुद्धिज्म में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले देख लो। इस जातकाज में आपको मेनली क्या मिलता है, प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में आपको 549 स्टोरीज लिखी गई है, वो है। लेकिन मौर्यन पीरियड की अगर बात करें तो मौर्यन पीरियड के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को भी जातका में बताया गया है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो कहाँ से है, श्रीलंका से। श्रीलंका का प्रीवियस नाम, मतलब पहले जो नाम था वो क्या था, सिलोन।
अगर एंशियंट नाम की बात करें तो वो सिलोन था, इस कारण से सिलोनीज बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स आप बोल सकते हो। 2 बुक हैं, कौन से दीपावामसा और महावामसा। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एक्चुअली, और ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे अशोका ने बुद्धिज्म को श्रीलंका में फैलाया। ठीक है, श्रीलंका एक्चुअली अशोका जो है इन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार काफ़ी किया था अपने टाइम पे, तो ये श्रीलंका में भी इन्होंने प्रचार करवाया था, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा दीपावामसा और महावामसा में, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये कौन सा है? दिव्य वादन। ठीक है, दिव्य वादन जो है ये तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ये इन्फॉर्मेशन देता है अशोका के बारे में कि अशोका ने कैसे बुद्धिज्म को जो है वो फैलाया। तो 3 बुद्धिस्ट लिटरेचर हम लोगों ने देखा है। इंडियन में जातकाज हैं, श्रीलंका की जो है सिलोनीज बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स, वो कौन से हैं? दीपावामसा और महावामसा, ये ध्यान में रखेंगे। और तिब्बत का कौन सा है? दिव्य वादन, जो हम लोगों ने अभी देखा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, मुद्रा राक्षस, पुराना बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये सारे लिटरेरी सोर्सेज थे। नाउ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज देखते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में जो है वो क्या देखेंगे? पहले अशोकन एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन देखेंगे, फिर अदर इंस्क्रिप्शंस देखेंगे और मटेरियल रिमेन्स देखेंगे लास्ट में। तो अशोकन एडिक्ट्स पहले देख लेते हैं। सो अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो ये 3 तरह से लिखवाते थे। अशोका जो राजा थे इन्होंने 3 तरह से लिखवाया था उस टाइम पे। पहला तो वो रॉक पे लिखवा देते थे, तो रॉक पे जो लिखवाते थे उसको क्या बोला जाता था? रॉक एडिक्ट, उसको रॉक एडिक्ट नाम दिया गया है। स्टोन एडिक्ट भी कहीं कहीं पे आप देखोगे, तो सिंपली पत्थर पे लिखवा देते थे अभिलेख, तो उसको क्या बोलेंगे? रॉक एडिक्ट बोलेंगे। कभी कभी पीलड़ गरवा करके, पीलड़ बनवा करके उस पर भी लिखवाते थे, तो उसको पीलर एडिक्ट। और केव जो होता है, गुफा, कभी कभी गुफा में भी लिखवाते थे, तो उसको क्या बोलेंगे? केव इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे। अशोकन एडिक्शन इंस्क्रिप्शन में 3 तरह के थे, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट और केव इंस्क्रिप्शन। तो उसमें से कुछ जो है मिले हैं, अभी तक में जो मिले हैं उसके बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अभी तक में आप देखोगे तो ये सेवरल प्लेसेस से मिले हैं। इंडियन सब कंटिनेंट एक्चुअली उस टाइम पे इंडियन सब कंटिनेंट में पूरा जो है मौर्यन डायनेस्टी का साम्राज्य फैला हुआ था, तो इंडियन सब कंटिनेंट के अलग अलग प्लेस से जो है मिला है रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, केव इंस्क्रिप्शन। ये बारी बारी से हम लोग देखेंगे एक्चुअली। तो इसका इम्पोर्टेंस जो है तब सामने आया जब इस पे जो भी लिखा गया था उसको डिसिफर किया गया, मीन्स उसको समझा गया, और ये पता चला कि अशोका जो है इन्होंने लिखवाया है। इसके ऑथर कौन है? अशोका है। तो ये बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में ये जानकारी हुई, और ये जानकारी दिया किसने? तो वो थे जेम्स प्रिंसप। इन्होंने डिसिफर किया, इन्होंने बताया कि एक्चुअली ये स्क्रिप्ट जो है, ये एडिक्ट जो है, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, और इसका मतलब क्या है ये जेम्स प्रिंसप ने ही समझाया। तो ये कब इन्होंने डिसिफर करा था? 1837 में। और इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना, कभी कभी पूछते हैं कि किसने डिसिफर करा अशोकन जो भी एडिक्ट्स इंस्क्रिप्शन थे उसको पहली बार, तो जेम्स प्रिंसप ने। ठीक है, और इस पे लिखवाते क्या थे? जो भी एडिक्ट्स इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या लिखवाते थे? तो अशोका जो है जनरली अपना प्रोक्लेमेशन, जो घोषणाएं होती थी पब्लिक के लिए, उसको लिखवाते थे। और कुछ जगहों पे आपको ये जो बुद्धिज्म था, उन्होंने जो बुद्धिज्म को अपनाया था उसके बारे में भी लिखा है। कहीं कहीं पे आपको उनका जो रिलेशन था संघ के साथ, आपको पता है कि बुद्धिज्म अपनाने के लिए एक संघ बना हुआ है, ऑलरेडी हम लोग बुद्धिज्म में देख चुके हैं। तो संघ से इनका क्या रिलेशन था, किस तरह का संबंध था, वो भी डिस्क्राइब किया गया है कुछ एडिक्ट्स में, तो ये ध्यान में रखेंगे। नाउ अगर लैंग्वेज की बात करें तो मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज में जो है आपको देखने को मिलेगा अशोकन एडिक्ट्स इंस्क्रिप्शन। और स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो स्क्रिप्ट जो है रीजन टू रीजन वेरी करता है। जैसे अगर आप नॉर्थ वेस्ट की बात करो तो खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा गया है। अगर वेस्ट में जो भी मिले हैं एडिक्ट्स वो ग्रीक और अरमाइक में है, और जो ईस्ट इंडिया में मिले हैं, ईस्ट ऑफ इंडिया में जो मिले हैं वो क्या है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। तो अगर लैंग्वेज पूछी जाए तो मोस्टली प्राकृत में है। और स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो स्क्रिप्ट जो है रीजन टू रीजन वेरी करता है। जैसे नॉर्थ वेस्ट में खरोस्ती है, वेस्ट में ग्रीक अरमाइक है, और ईस्ट ऑफ इंडिया में क्या है? ब्राह्मी। तो ये ध्यान में रखेंगे।
सो अशोकन, रॉक एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन को 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे। रॉक एडिक्ट पहले देखेंगे, फिर पिलर एडिक्ट देखेंगे और केव इंस्क्रिप्शन लास्ट में देखेंगे। तो रॉक एडिक्ट, जो रॉक पे एडिक्ट लिखवाते थे, अभिलेख लिखवाते थे, उसको रॉक एडिक्ट बोला गया है। पिलर पे लिखवाया तो पिलर एडिक्ट, और केव में, गुफा में अगर लिखवा दिया तो उसको केव इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। और देखते हैं रॉक एडिक्ट से। तो रॉक एडिक्ट में पहला जो है वो 14 मेजर रॉक एडिक्ट देखेंगे हम लोग। तो मेजर रॉक एडिक्ट से ही एग्जाम्स में पूछते हैं, तो ये थोड़ा डीप में देखेंगे। इसका कंटेंट क्या था, क्या लिखा गया था इसमें। तो इसमें आपको वेरियस प्रिंसिपल ऑफ धम्मा देखने को मिलेगा। अब धम्मा क्या है? धम्मा एक सिंपल सा प्रिंसिपल था, अशोका के द्वारा ये अपनाया गया था ताकि सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व किया जा सके। जैसे इसमें कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी सिंपल थी जो कि आपको जनरल लाइफ में ओबे करनी चाहिए। लाइक पेरेंट्स की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ब्राह्मण्स या फिर जो बुद्धिस्ट मोंक थे उस टाइम पे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो भी स्लेव हैं, नौकर हैं, उनकी जो है उनके लिए, उनके प्रति आपके मन में आदर होना चाहिए, दया होना चाहिए। तो इस तरह का कुछ इन्होंने, अशोका ने एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल्स कुछ तैयार किए थे और ये उनको लोगों को बताते थे। तो ये सारी जो बातें थी वो लिखी जाती थी। 14 पॉइंट्स में आपको देखने को मिलेगा जो भी वो कहना चाहते थे लोगों से, या चाहते थे कि लोग इसको फॉलो करें, तो वो लिखवाते थे। तो 14 है टोटल, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। और ये रॉक एडिक्ट्स जो हैं ये मिले हैं 8 प्लेसेस से। कौन से प्लेस है वो भी बारी बारी से देखेंगे। सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो, मानसेरा, शहबाजगढ़ी, कालसी, जूनागढ़ हो गया, देन सोपारा, येरागुड्डी, धौली, जगोड़ा। तो ये 8 प्लेसेस हैं जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहले कंटेंट देख लेते हैं कि 14 जो मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें कंटेंट क्या क्या होता था। 14 जो ये एडिक्ट्स हैं वो क्या क्या होते थे एक्चुअली। तो हेडलाइंस के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। एक्चुअल में पैराग्राफ्स में होता था, उसका क्रक्स निकाल करके 1 2 3 करके 14 तक दिया गया है। ये हम लोग देख लेते हैं। पहला जो था अशोका के द्वारा लिखवाया जाता था पहले में कि आपको पशु बलि नहीं देनी चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस और फेस्टिव गैदरिंग। पशु बलि और उत्सव समारोह को वो उसका विरोध करते थे, ठीक है, उसको प्रोहिबिट करते थे, बोलते थे वो करना सही नहीं है। दूसरा, मेजर्स ऑफ सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के लिए उपाय लिखा जाता था, सेकेंड जो एडिक्ट था उसमें। तीसरे में ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ब्राह्मण्स के बारे में लिखा गया था कि ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करो आप। चौथे में जो रिश्तेदार हैं, बड़े जो लोग हैं, जो एल्डर्स हैं या फिर एनिमल हैं, उनके प्रति आपके मन में क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये चौथे में जनरली आपको देखने को मिलेगा। पाँचवें में अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्र और देयर ड्यूटी। धम्म महामात्र कौन थे? जो धम्मा का प्रचार करते थे, प्रचार प्रसार में जो जाते थे, मंत्री के फॉर्म, मंत्री ही होते थे, उनको धम्मा महामात्र बोला जाता था। तो वो क्या करते थे, ये जो धम्मा था इसमें जो प्रिंसिपल थी, इनको वो उनका प्रचार प्रसार करते थे। तो उनका अपॉइंटमेंट, उनका ड्यूटी जो है वो 5वें एडिक्ट में लिखा जाता था। छठा क्या है? नीड फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाइक ऑर्डर्स टू धम्म महामात्र। इनका कहना था छठे में कि एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होना ज़रूरी है। ये 6 जो एडिक्ट है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल में, इसमें लाइन बुक में दिया गया है। तो वो कुछ इस तरह से है कि मैं जहाँ भी रहूँ, चाहे मैं खा रहा हूँ, चाहे मैं विमेंस के अपार्टमेंट में हूँ या फिर इनर अपार्टमेंट में हूँ या फिर कैटल शेड में हूँ, कहीं भी हूँ, या फिर गार्डन्स में हूँ, ठीक है, जो भी महामात्र है, जो मंत्री है, वो उनका काम क्या था कि उनको, राजा को पब्लिक के टच में रखे। ऐसा अशोका ने लिखवाया कि मैं जहाँ भी रहूँ, मुझसे जो है पब्लिक का कनेक्शन बनाने का काम किसका है? महामात्र का है। और ये हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ये विमेंस अपार्टमेंट में है तो मैं कैसे जाऊँगा, नहीं, वो पब्लिक के टच में हमेशा रहेंगे, वो चाहे जहाँ भी रहे, जो भी करते रहे। तो ये इस तरह से कुछ लिखे जाते थे। ये छठे रॉक एडिक्ट की बात है। उसी का क्रक्स निकाल करके ऐसे 1 लाइन में हम लोग देख रहे हैं कि नीड फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये समझने के लिए है, आई थिंक आप समझ गए। अब 7वां देखते हैं। 7वां जो एडिक्ट है उसमें क्या लिखा जाता था या क्या लिखा गया है एक्चुअली।
तो नीड फॉर टॉलरेंस अमॉन्ग ऑल रिलीजियस सेक्ट, सारे रिलीजियस सेक्ट के प्रति आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। सिस्टम ऑफ धम्म यात्रा के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। अटैक ऑन मीनिंगलेस सेरेमनी, जो मीनिंगलेस सेरेमनी है या रिचुअल्स हैं उस पर उन्होंने मतलब अशोका ने क्या करा है, विरोध करा है 9th एडिक्ट में, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो 10th होगा, तो 10th एडिक्ट में क्या लिखा हुआ है कि कन्क्वेस्ट थ्रू धम्म इंस्टीड ऑफ वॉर की जगह पे धम्म अपना करके किसी भी एरिया को जीतना चाहिए, ऐसा लिखा गया है 10th एडिक्ट में। 11वें की अगर बात करें तो ये धम्म जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 10वें में क्या लिखा गया है कि धम्म नीति के थ्रू, धम्म के थ्रू जो है विजय प्राप्त करनी चाहिए, ना कि वॉर के थ्रू। तो ये धम्म नीति क्या है, धम्म पॉलिसी क्या है, ये एक्सप्लेन किया गया है 11वें एडिक्ट में। 12वें में ये है कि सारे जो रिलीजन है, सारे जो धर्म है, उनके प्रति सम्मान होना चाहिए, ऐसा अपील किया जा रहा है। टॉलरेंस होनी चाहिए, ऐसा अपील किया गया है 12th एडिक्ट में। 11th में 13th में क्या लिखा गया है, कलिंगा वॉर के बारे में, और 5 कंटेम्प्रोरी हेलेनिक या ग्रीक आप बोल सकते हो, ग्रीक किंग्स के बारे में। तो ये मेंशन किया गया है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि कलिंगा वॉर के बारे में किस एडिक्ट में लिखा गया, तो आपको याद रखनी है 13th में लिखा गया है। फिर 14th जो कि लास्ट है, मेजर जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें से 14th जो है वो क्या लिखा गया है, या क्या मतलब 14th क्या होता था, तो इंस्पायरेशन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया जाता था। 14th में प्रेरणा दी जाती थी, जैसे 14th आप पढ़ोगे तो आप प्रेरित हो जाओगे कि मैं भी धार्मिक जीवन जीऊँगा, रिलीजियस लाइफ मैं बिताना चाहता हूँ, इस तरह का उसमें प्रेरित किया जाता था, इस तरह से उसको लिखा जाता था। तो ये सारे हो गए 14th मेजर रॉक एडिक्ट के कंटेंट। अब जो रॉक एडिक्ट मिले हैं वो प्लेसेस देख लेते हैं बारी बारी से। पहला जो है मानसेरा मेजर रॉक एडिक्ट, ये कहाँ से मिला है, मीन्स प्लेस की अगर बात करें तो हजारा पाकिस्तान से। ये फ़ोटो देख रहे हो, जस्ट सेकेंड में ये लेजर ले लूँ, लेजर नहीं आया। तो ये देख रहे हो, ये जो फ़ोटो देख रहे हो ये मानसेरा मेजर रॉक एडिक्ट का है। तो फ़ोटो देख सकते हो, प्लेस आपने देख ली, हज़ारा पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा मानसेरा मेजर रॉक एडिक्ट। इसमें जो है 1 से 14th वो सारे जो कंटेंट हम लोगों ने देखे 1 2 3 4 करके, ये सारे जो है अवेलेबल है। और किस स्क्रिप्ट में है, तो खरोस्ती स्क्रिप्ट में। एक्चुअली ये बुक में नहीं है बट मैंने बता दिया है ताकि आपको ध्यान में रहे और आप अच्छे से ध्यान में रख सको, क्योंकि मेजर रॉक एडिक्ट से जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्लेस जो है शहबाजगढ़ी मेजर रॉक एडिक्ट। शहबाजगढ़ी जो है ये कहाँ है, तो मर्दान डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में, यहाँ पे ये मेजर जो रॉक एडिक्ट है वो मिला है। इसमें भी 1 से 14 तक सारे लिखे गए हैं, और किस स्क्रिप्ट में है, तो खरोस्ती में है। ठीक है, दोनों पाकिस्तान में है, पाकिस्तान वाले में मानसेरा और शहबाजगढ़ी जो रॉक एडिक्ट है ये दोनों किस स्क्रिप्ट में है, खरोस्ती स्क्रिप्ट में है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये देख रहे हो आप, फोटो देख सकते हो। नाउ इंडिया में चले आते हैं, कालसी मेजर रॉक एडिक्ट जो है ये कहाँ से मिला है, देहरादून उत्तराखंड से। ये देख रहे हो, ये एक्चुअली एक छोटा सा मंदिर टाइप का बनाया हुआ है, और इसमें ये पत्थर जो आप देख रहे हो, तो इसमें 1 से लेकर के 14 तक सारे लिखे गए हैं, और ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है। ध्यान में रखेंगे, ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। एक्चुअली इंडिया में जो भी ये मिला है वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है, ये आप ध्यान में रख सकते हो, शायद स्क्रिप्ट पूछ दें तो ये ध्यान में रखनी है आपको। जूनागढ़ की अगर बात करें, जूनागढ़ मेजर रॉक एडिक्ट ये कहाँ है, गिरनार गुजरात में मिला है। ये देख रहे हो आप, ये बिल्डिंग है, इसमें आपको ये देखो पत्थर प्रिजर्व किया गया है, घेरा गया है ऐसे। तो इस पे जो है 1 से 14 तक लिखा गया है, ये किस में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ध्यान में रखेंगे। नाउ सोपारा मेजर रॉक एडिक्ट ये कहाँ से मिला है, थाने महाराष्ट्र से। और ये देख रहे हो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इसमें फ्रेगमेंट्स मिले हैं, टूटे हुए जो मिले हैं। 8th जो एडिक्ट है और 9th उसके कुछ अवशेष मिले हैं, तो मे बी 1 से 14 तक सारा लिखवाया गया होगा, लेकिन कुछ ही मिले हैं, मतलब 8th के मिले हैं, 9th के मिले हैं, कुछ टूटा फूटा सा डैमेज हो चुका है। ठीक है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में ही है, ये ध्यान में रखेंगे। येरागुड्डी मेजर रॉक एडिक्ट ये कहाँ है, ये कुरनूल
आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये देख रहे हो प्लेस, और ये देख सकते हो आप फोटो में, इसमें भी 1 से 14 तक जो है लिखा गया है सारा। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, लेकिन इसको राइट से लेफ़्ट लिखा गया है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। एक्चुअली ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो लेफ़्ट से राइट लिखा जाता है, बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में नहीं भी रख सकते हो, ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ धौली मेजर रॉक एडिक्ट की अगर बात करें तो ये कहाँ है, खुर्दा उड़ीसा में। और मेजर जो रॉक एडिक्ट है इसमें 1 से 10 तक लिखा गया है, उसके बाद 11, 12, 13 ये 3 नहीं लिखे गए हैं और 14 लिखा गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि 3 जो एडिक्ट्स हैं 11, 12, 13 ये नहीं लिखे गए हैं। और किस स्क्रिप्ट में है, ब्रह्मी में है। ये फ़ोटो देख सकते हो, हाथी का जो है मुंह बना हुआ है, ये देख सकते हो आप। फिर जोगड़ा, ये मेजर रॉक एडिक्ट कहाँ है, कहाँ से मिला है, तो गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से, ये भी उड़ीसा से ही मिला है। और इसमें भी 1 से 10 तक है, और फिर 11, 12, 13 नहीं है, 14 भी है, 14 है, ठीक है। ये भी ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है। नाउ देख लेते हैं बारी बारी से 8 प्लेस से कहाँ कहाँ से मिला है, ताकि आप मेमोराइज कर पाओ। तो पहला मानसेरा पाकिस्तान से, शहबाज गढ़ी ये भी पाकिस्तान से मिला है। कालसी जो है देहरादून उत्तराखंड से मिला है। जूनागढ़ गिरनार गुजरात से मिला है। सोपाड़ा थाने महाराष्ट्र से मिला है। येरागुड्डी कुरनूल आंध्र प्रदेश से मिला है। धौली खुर्दा उड़ीसा से, और जगोड़ा गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। तो ये सारे जो हैं रॉक एडिक्ट हैं, 8 प्लेसेस हैं, जैसा कि आप देख सकते हो मैप में भी 8 प्लेसेस हैं जहाँ से अशोका का मेजर रॉक एडिक्ट मिला है, ठीक है। उसमें जो एडिक्ट्स हैं 1 to 14 कहीं कहीं पे कहीं पे मिले हैं, कहीं पे नहीं मिले हैं। ये सारे जो रॉक एडिक्ट आप देखोगे तो अशोका के टाइम पे जो मौर्यन साम्राज्य फैला हुआ था वो कुछ इस तरह का, स्काई ब्लू कलर में आपको दिखा देता हूँ मैप। तो आप इस मैप पे अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सारे जो रॉक एडिक्ट हैं वो लगभग बॉर्डर पे डाले गए हैं, बॉर्डर पे जो है लिखवाए गए हैं। तो ये ध्यान में रख सकते हो कि मोस्टली मेजर रॉक एडिक्ट जो हैं वो बॉर्डर पे हैं। उस टाइम पे जो भी मौर्यन साम्राज्य का एरिया था, जो भी फैला हुआ था, उसके बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेंगे। धौली या जोगड़ा जो है इसमें 1 to 10 तक लिखा गया है एडिक्ट, और फिर 11, 12, 13 नहीं लिखा गया है, 14 लिखा गया है। और उसी के जगह पे 2 कलिंगा रॉक एडिक्ट लिखा गया है। उसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम पे, उसमें नया कुछ ऐड हुआ था जब कलिंगा वॉर हुआ। उड़ीसा वाला जो ये जो रेड वाला एरिया देख रहे हो ये उड़ीसा हो गया, और उस टाइम पे ये एरिया कलिंग कहलाता था। तो कलिंग वॉर जब हुआ, कलिंगा पर जब अशोका ने अटैक करा, तो उसके बाद, उस अटैक के बाद, उस वॉर के बाद अशोका ने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस लाए। तो न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो आया आफ्टर कलिंगा वॉर, वो इस पे लिखा हुआ है। ये जो दोनों जो रॉक एडिक्ट हैं, एक तो धौली खुर्दा उड़ीसा, मतलब ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, उसमें दो कलिंगा रॉक एडिक्ट जो है इसी पे मतलब लिखा गया। एक तो धौली वाला, इसको धौली को आप तोसली भी बोल सकते हो। धौली में एक इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछते हैं, इसी में लिखा गया है कि स्टेटमेंट जो कि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किस में लिखा गया है, वो क्या है, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। ये अशोका ने लिखवाया था, मतलब सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी बंदे हैं, जितना भी मतलब प्रजा, जो भी प्रजा है वो सारे जो है मेरे बच्चे हैं, ऐसा अशोका ने लिखवाया है कलिंगा रॉक एडिक्ट में। कौन सा, धौली वाले में, ठीक है। कलिंगा में 2 है, मिस उड़ीसा वाला पार्ट ही पहले एंशियंट में कलिंगा कहलाता था। तो उड़ीसा में 2 रॉक एडिक्ट है, एक तो धौली या तोसली बोल सकते हो खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा जोगड़ा गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। तो ये ध्यान में रखेंगे। और इसमें लिखा गया है, उसके अलावा मतलब एडिक्ट में 1 से 10 और फिर 14 के अलावा न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा गया है इसमें, जो नया चेंजेस लाए गए जो एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं माइनर अशोकन रॉक एडिक्ट। इसमें से ज़्यादा पूछते नहीं, लोकेशन थोड़ा बहुत पूछ लिया तो ठीक है। तो लोकेशन हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। इसमें लिखा क्या है ये भी आप देख लो। पर्सनल हिस्ट्री लिखा गया है अशोका का, और समरी ऑफ धम्मा है। धम्मा जो अशोका ने एक नया प्रिंसिपल निकाला सोशल जो ऑर्डर है उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो उसके बारे में समरी लिखा गया, उसके बारे में ब्रीफ में लिखा गया है।
इसके अलावा प्लेसेस देख लेते हैं। ये तो कंटेंट की बात हो गई। प्लेसेस की अगर बात करें कि कहाँ कहाँ से माइनर रॉक एडिक्ट मिले हैं तो देख लेते हैं। सासाराम बिहार से मिला है। मस्की आंध्रा, एक्चुअली बुक में आंध्रा, ये पड़ता है कर्नाटका में। मस्की जो रॉक एडिक्ट है, माइनर रॉक एडिक्ट, ये पड़ा आपका कर्नाटका में। फिर भबरू बैरात राजस्थान में। रूपनाथ ये एमपी मीन्स मध्य प्रदेश में मिला है। और कर्नाटका से गोभी मठ, देन पालकी गुंडू, सिद्धपुर, रामेश्वर को आप जतिंगा भी बोल सकते हो, ब्रह्मगिरी, ये सारे जो है कर्नाटका से मिले हैं। ठीक है। नाउ भबरू बैरात रॉक एडिक्ट देख लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भबरू बैरात जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसमें लिखा गया है अशोका के कन्वर्जन के बारे में। अशोका ने जो कन्वर्ट किया था अपने आप को बुद्धिज्म में। पहले अशोका क्या थे, शिव की पूजा करते थे, शिव को सैविज्म वो अपनाए हुए थे। तो पहले शिव की पूजा करते थे, बाद में बौद्ध धर्म से वो बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। और यही जो कन्वर्जन था, जब वो अपने आप को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करा उन्होंने, इसी कन्वर्जन के बारे में इसमें लिखा गया है। भबरू बैरात जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो भबरू बैरात रॉक एडिक्ट के बारे में ये पूछा जा सकता है कि किस एडिक्ट पे, किस रॉक एडिक्ट पे अशोकाज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म जो है वो लिखा गया है। तो कंटेंट आप ये ध्यान में रखोगे। नाउ पिलर एडिक्ट्स देख लेते हैं। तो पहला 7 पिलर एडिक्ट्स, ये देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, अपेंडिक्स टू रॉक एडिक्ट। रॉक एडिक्ट में जो चीज़ें हैं उसके बारे में लिखा गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो ये मिला कहाँ कहाँ से वो देख लेते हैं। तो 2 दिल्ली से मिला है, पहला मेरू दिल्ली पिलर एडिक्ट और टोपरा दिल्ली पिलर एडिक्ट। एक इलाहाबाद से मिला है, इलाहाबाद यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। और 3 बिहार से मिला है, लौड़िया नंदनगढ़, लौड़िया अरेराज और रामपुरवा। तो ये देख लेते हैं बारी बारी से हम लोग। पहला जो कि ये मेरू दिल्ली है, दिल्ली से मिला है। एक्चुअल में इसको छोटी लाट भी बोलते हैं, छोटी लाट, इसका मतलब इट इज़ ऑल्सो नोन है छोटी लाट। तो ये ध्यान में रखेंगे। मेरू दिल्ली क्यों कहते हैं, पहले जो था ये मेरठ में था, बट इसको वहाँ से शिफ्ट करवाया गया, किसके द्वारा, वहाँ से ले आया गया दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो फिरोज शाह तुगलक ने बोला कि इसको दिल्ली ले चलो, तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे इसको दिल्ली ले जाया गया। ये पहला डिस्कवर्ड एडिक्ट है अशोका का, इसको पहली बार इसी को डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो जोसेफ टी फैनथेलर 1750 में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे मेरठ दिल्ली पिलर एडिक्ट के बारे में। नाउ दूसरा जो है टोपरा दिल्ली, इसको बड़ी लाट बोलते हैं, तो ये भी ध्यान में रख सकते हो। इसको भी शिफ्ट करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही। ये पहले कहाँ था, अंबाला हरियाणा में था, वहाँ से इसको दिल्ली ले जाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये ध्यान में रखेंगे। इसको डेसीफर किया गया था, इस पे जो एडिक्ट लिखे गए थे उसको डेसीफर किया गया था भाई जेम्स प्रिंसप, पहली बार कब, 1837 में। तो ये ध्यान में रखेंगे। नाउ अगला जो पिलर एडिक्ट है वो कहाँ से मिला है, इलाहाबाद या फिर प्रयाग भी बोल सकते हो आप, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। ये कौशाम्बी में था पहले, इसको प्रयाग ले जाया गया, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो इसको शिफ्ट किया गया टू प्रयाग बाई अकबर। ये ध्यान में रखेंगे। ऐसे फ़ोटो आप देख लेना साइड में पिलर का, ऐसे फ़ोटो ज़्यादा मायने रखता नहीं, पिलर तो एक ही तरह के दिखते हैं, प्लेसेस मायने रखता है। फिर अगला जो है बिहार से, ये चंपारण से मिला है एक्चुअली, लौड़िया नंदनगढ़, फिर लौड़िया अरेराज और रामपुरवा। तो ये जो पिलर एडिक्ट्स हैं, 7 पिलर एडिक्ट्स, किन किन प्लेस से मिला है और क्या है इसमें, तो अपेंडिक्स टू रॉक एडिक्ट का ही उसको डिस्क्राइब किया गया है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं माइनर पिलर एडिक्ट के बारे में देख लेते हैं। 4 माइनर पिलर एडिक्ट जो है कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो ये देख लेते हैं। सांची जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश, सारनाथ यूपी उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में भी मिला है, यूपी में ही पड़ता है इलाहाबाद। ठीक है। अगर कंटेंट की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि कैसे अशोका जो है कितना सीरियस थे अबाउट धम्मा को फैलाने में, काफ़ी सीरियस थे वो, काफ़ी फंटेसिज्म उनकी जो थी उनके बारे में जो है इसमें डिस्क्राइब किया गया है माइनर पिलर एडिक्ट में। तो ये ध्यान में रखेंगे। नाउ 2 तराई पिलर एडिक्ट के बारे में देख लेते हैं। तराई जो है नेपाल वाला रीजन है, तो एक तो लुमेनदेही या इसको लुम्बिनी आप बोल सकते हो, ये भी तराई में पड़ता है। दूसरा निगाली पिलर एडिक्ट, ये भी तराई वाले रीजन में पड़ता है नेपाल में।
और ये जो दो तराई पिलर एडिक्ट है, इसमें इसमें कंटेंट क्या है, क्या लिखा गया है, तो अशोकाज रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म, अशोका के मन में जो भी रिस्पेक्ट था, सम्मान था बुद्धिज्म के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति, उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है, लिखा गया है। तो दिस वाज अबाउट पिलर एडिक्ट। रॉक एडिक्ट हम लोगों ने देख लिया, पिलर एडिक्ट भी देख लिया। नाउ केव इंस्क्रिप्शंस देखते हैं। केव इंस्क्रिप्शन में 3 बराबर केव एडिक्ट्स हैं। अगर बराबर केव आप देखोगे तो इसमें 4 गुफाएं हैं, 4 केव हैं। कौन से? करण चौपारा जो कि अशोका के द्वारा बनवाया गया था, और लोमस ऋषि केव दशरथ के द्वारा, सुदामा अशोका के द्वारा, और विश्वकर्मा अशोका के द्वारा। तो ये 4 जो हैं केव्स हैं, बराबर केव में आपको मिलेंगे। बराबर केव्स जनरली बोलते हैं, उसमें 4 केव आता है। तो ये सारे केव हैं। पड़ता कहाँ है बराबर केव? तो जहानाबाद बिहार में पड़ता है। और इसमें क्या लिखाया गया है अशोका के द्वारा, क्या कंटेंट क्या है 3 बराबर केव एडिक्ट में? तो अशोकाज टॉलरेशन, अशोका की जो सहनशीलता थी उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में लिखा गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो हम लोगों ने क्या देख लिया? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में अशोका के एडिक्ट और इंस्क्रिप्शन के बारे में देख ली। नाउ अब क्या देखेंगे? अदर इंस्क्रिप्शन, जो भी अदर इंस्क्रिप्शन है और मौर्यन पीरियड के बारे में जानकारी देता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो अदर इंस्क्रिप्शन में कौन सा है? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्र दमन का। तो रुद्र दमन के द्वारा लिखवाया गया था जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ये ध्यान में रखेंगे। इससे मौर्यन पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्यज के बारे में जानकारी मिलती है। फिर सोहगौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो कि गोरखपुर यूपी से मिला है। तो ये जो है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, सोहगौड़ा, ध्यान में रखेंगे। इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट मौर्यज और मौर्यन पीरियड, तो ये ध्यान में रखेंगे। महास्थाना इंस्क्रिप्शन इन बोगोड़ा, बोगोड़ा एक बांग्लादेश में पड़ता है। तो जैसा कि फिगर में आप नीचे देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड में आपको लेजर से दिखा देता हूँ। ये वाला जो देख रहे हो, ये महास्थाना इंस्क्रिप्शन, ये बोगड़ा से मिला है बांग्लादेश, और ये जो है ये गोरखपुर से मिला है, सोहगौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है। नाउ ये सारे जो इंफॉर्मेशन मिले हैं अदर इंस्क्रिप्शन से, ये मौर्यन पीरियड के बारे में। ठीक है, ये मौर्यन पीरियड के बारे में है, अशोका के बारे में पर्टिकुलरली नहीं है। अब देख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आगे अदर इंस्क्रिप्शन के बाद क्या देखनी है? रिमेन्स जो हैं, मीन्स मटेरियल रिमेन्स, जो भी मटेरियल मिले हैं, अवशेष जो मिले हैं। तो वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये देख रहे हैं लकड़ी से बना हुआ था पैलेस, तो उसके कुछ अवशेष मिले हैं। उसे ये कुछ जानकारी होती है अबाउट मौर्यन पीरियड। देन नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW, ये देख सकते हो फिगर आप। तो इससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि इस तरह के बर्तन वो लोग यूज करते थे। ठीक है, उस टाइम पे यूज किया जाता था। सिल्वर और कॉपर पंचमार्क क्वाइन मिला है, ये कहाँ से मिला है? कुमराहार पटना, और अदर प्लेसेस से भी मटेरियल रिमेन्स मिले हैं जो कि मौर्यन पीरियड के हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो मिलता है मटेरियल रिमेन्स से, ये सारे हैं। अब ओरिजिन ऑफ मौर्याज देख लेते हैं, मौर्याज के ओरिजिन के बारे में। तो पुरानाज अगर आप देखोगे, पुरानाज की अगर मानो तो मौर्य को पुराना में शूद्र का बोला गया है, क्षुद्र बताया गया है। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, इसमें अगर आप देखोगे तो मौर्याज के लिए वृषल शब्द यूज किया गया है, वृषल या फिर कुलहीन, इसका मतलब होता है ऑफ लो क्लेन। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी, कभी कभी पूछ लेते हैं कि वृषल या फिर कुलहीन शब्द जो है मौर्याज के लिए किस सोर्स से मिलता है या किस सोर्स में लिखा गया है। तो ध्यान में रखेंगे मुद्रा राक्षस में, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। और क्लासिकल राइटर्स की अगर माने जैसे जस्टिन, तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को हम्बल ओरिजिन का बताया है, कास्ट वास्ट नहीं बोला है, हम्बल ओरिजिन का बोला है। और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो कि रुद्र दमन के द्वारा लिखवाया गया था 150 AD में, तो इसमें अगर आप देखोगे कि क्या लिखा गया है मौर्याज के बारे में, तो वैश्य ओरिजिन का बताया गया है मौर्याज को। तो ये ध्यान में रखेंगे, वो वैश्य ओरिजिन का बताया गया है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में, जो कि रुद्र दमन के द्वारा लिखवाया गया था। फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अगर माने, बुद्धिस्ट वर्क की अगर माने, तो वो क्या बताते हैं कि ये मौर्य जो थे ये शाक्य क्षत्रिय क्लेन के थे, जिस क्लेन के गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो क्लेन था वो क्या था? शाक्य क्षत्रिय था। तो उससे इन्होंने जोड़ा है बुद्धिस्ट जो भी टेक्स्ट है, जो भी वर्क है। और ये बताते हैं कि मौर्याज उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जहाँ से आए हैं, जिस रीजन से आए हैं, जिस प्लेस से आए हैं, वो पिकॉक से बढ़ा हुआ था। मोर वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल थे, ज़्यादा नंबर में अवेलेबल थे, इस कारण से इनको क्या बोला गया है? मौर्याज बोला गया है। ठीक है, तो इनका कहना था कि शाक्य क्षत्रिय क्लेन के हैं मौर्याज,
ये मौर्याज नाम किस लिए है, क्योंकि जिस प्लेस से आए हैं वहाँ ज़्यादा मोर हुआ करते थे। तो इस तरह से बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है ये इसमें ट्राई किया गया है कि अशोका या फिर उनके जो भी प्रीडिसेसर हैं उनका सोशल स्टेटस जो है अच्छा दिखाया गया है, उठाने की कोशिश करी गई है। क्योंकि अशोका जो थे उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो करा, फिर बुद्धिज़्म को काफ़ी जगह पे फैलाया, उसके बारे में प्रचार किया। तो इस कारण से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अशोका को जो है अच्छा बताया गया है। प्लस उनको उनका सोशल स्टेटस जो है अगर वर्नाज में देखें तो उनको एक अच्छा कैटेगरी देने की कोशिश करी गई है, शाक्त क्षत्रिय क्लेन बताने की कोशिश करी गई है। ठीक है। सो कंक्लूजन अगर आप निकालोगे ओवरऑल एक्चुअल में क्या ओरिजिन हो सकता है मौर्याज का, तो सिंपली आप कह सकते हो कि मौर्य ट्राइब के थे। मौर्य जो थे वो मौर्य ट्राइब के थे, और मौर्य जो है एक लो कास्ट ही है। किस लो कास्ट का ये क्लियर नहीं है, लेकिन लो कास्ट के ही थे। ठीक है, वो क्षत्रिय नहीं थे मौर्यज, ये ध्यान में रख सकते हैं। नाउ रूलर्स देख लेते हैं। रूलर्स की अगर बात करें तो मौर्यन डायनेस्टी के पहले रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनका पीरियड 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक था। 322 बीसी से पहले मगध एम्पायर पे कौन सी डायनेस्टी रूल किया करती थी, तो नंदा डायनेस्टी। ये जो रेड वाला एरिया देख रहे हो आप, ये मगध एम्पायर था। और नंदा डायनेस्टी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, धनानंद। तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। 322 बीसी की बात है ये। 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया। किसकी मदद से, कौटिल्य की मदद से। और पाटलिपुत्रा को इन्होंने क्या कर लिया, अकुपाय कर लिया। तो ये तब से चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनका रूल रहा मगध पे, और इन्होंने एक डायनेस्टी फाउंड करी जिसका नाम क्या है, मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो मूर्ति है ये देख सकते हो, ये चंद्रगुप्त मौर्य की है। तो अब आगे देखते हैं। ये 322 में इन्होंने क्या करा, ये गद्दी पे बैठे, और तब से इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाना स्टार्ट किया। साम्राज्य ये एरिया जो है फैलाते गए, काफ़ी एरिया इन्होंने कैप्चर करा, अपने अंडर करा। और 305 बीसी में ये काफ़ी फैल गया था। 305 बीसी में इनकी लड़ाई हुई सेलेकस निकेटर से। सेलेकस निकेटर ये कौन थे, अलेक्जेंडर के जनरल थे। अलेक्जेंडर जब लौट रहे थे, जब वो बेबीलोन लौट रहे थे, तब उन्होंने सेलेकस निकेटर को कुछ एरिया दे दिया था। और सेलेकस निकेटर ने एक एम्पायर फाउंड करी जिसका नाम क्या है, सेलिकेड एम्पायर। तो इनसे लड़ाई जब चंद्रगुप्त मौर्य की हुई सेलेकस निकेटर से, तो सेलेकस निकेटर हार गए और इन्होंने सरेंडर करा एक बड़ा सा टेरेटरी, जिसमें कौन सा एरिया आता है वो देख लेते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। तो एरिया जिसको हेरात कह सकते हो, यहाँ का नाम हेरात हुआ। फिर एरकोसिया, ये कंधार वाला रीजन है। जेंड्रोसिया बलूचिस्तान वाला रीजन। और पेरेपेनीसेड ये काबुल वाला रीजन। तो ये एरिया कभी कभी पूछ लेते हैं, मैच दी फॉलोइंग में भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। ये सारे एरिया जो हैं वो सरेंडर किए गए सेलेकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को। तो और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेकस निकेटर को 500 हाथी भी गिफ्ट दिए। तो इस तरह से गिफ्ट के तौर पे एक्चुअली दिया गया था, और दोनों के बीच में डील हुआ था। सेलेकस निकेटर जब हारे तो इन्होंने बोला कि समझौता कर लेते हैं, तभी समझौता हुआ, डील हुआ। तो ये जो ट्रीटी हुआ इसके अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य और सेलेकस निकेटर ने ये डिसाइड करा कि हिंदू कुश जो है, हिंदू कुश क्या होगा, अपना बाउंड्री होगा अपने स्टेट का। तो मौर्यन डायनेस्टी ये देख सकते हो, सेलिकेड एम्पायर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, हिंदू कुश है, तो वो एक एज अ बाउंड्री कंसीडर किया गया ट्रीटी के थ्रू। मेगास्थनी जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, सेलेकस निकेटर के एम्बेसडर थे, इनको भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन बन गए थे। इन आपको पता है जब हम लोग जैनिज्म पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जैन धर्म के दो लीडर हुआ करते थे, भद्रबाहु और उस स्थूलभद्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु को ये फॉलो करते थे, और भद्रबाहु ने डिसाइड करा, उस टाइम पे फेमाइन आया था, एक अकाल पड़ गया था। उस टाइम पे भद्रबाहु ने डिसाइड करा कि क्योंकि हमारे मोक्ष जो हैं, जो जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, तो हम लोग साउथ में चले जाते हैं। उस टाइम पे नॉर्थ में ये फेमाइन आया था, तो उन्होंने डिसाइड करा कि साउथ को जाना है।
तभी चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बोला कि मेरे लीडर जो भद्रबाहु है ये वो साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो मैं भी जाऊंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गद्दी बिंदुसार जो उनके बेटे थे उनको दे दी और फिर वो भद्रबाहु के साथ चले गए। स्पेशली ये लोग श्रवणबेलगोला कर्नाटक गए थे और वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। उन्होंने स्टारवेशन के थ्रू, जिसको काया कलेश या फिर सल्लेखन भी आप बोल सकते हो, उसके थ्रू इन्होंने अपनी प्राण दे दी, प्राण को त्याग दिया। ऐसा जैन धर्म में माना जाता है कि जीवन के लास्ट टाइम पे अगर आप खाना ना लेकर के, खाना पानी छोड़ करके अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो इस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य ने खाना पानी लास्ट टाइम में छोड़ दिया था और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो श्रवणबेलगोला ये जो देख रहे हो, काफ़ी सुंदर सा ये दृश्य आप देख सकते हो फोटो में। यहाँ पे एक स्टैचू भी है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इस स्टैचू के बारे में। आप कमेंट में बताओ कि किन की स्टैचू है। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये एक हिल में रहते थे, गुफा टाइप का था, उसको चंद्रगिरी हिल कहते हैं। तो ये फिगर आप देख सकते हो फोटो में। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या क्या काम हुआ वो देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम पूरे नॉर्थ नदर्न इंडिया जो था उसको यूनाइट किया गया, जैसा कि आप स्काई ब्लू कलर में देख सकते हो। पूरा नदर्न इंडिया जो है यूनाइट किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ट्रेड फ्लोरिश हुआ, एग्रीकल्चर जो है उसको रेगुलेट किया जा रहा था प्रॉपर तरीके से, एग्रीकल्चर को करवाया जा रहा था। इवन वेट्स और मेजर्स जो थे वो काफ़ी स्टैंडर्ड हो गए थे, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा था। आपको पता है चाणक्य इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से सारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया था, जिसको इन्होंने अर्थशास्त्र शास्त्र में भी लिखा है। इवन मनी जो है उस टाइम पे मनी भी क्या हो गई, यूज में आने लगी। मनी जो है उसको यूज किया जाने लगा, ये ध्यान में रखेंगे। टैक्सेशन, सैनिटेशन, फेमाइन, ये सारे जो है कंसर्न हो गए, इसके बारे में सोचा जाने लगा, इसको फॉलो किया जाने लगा। टैक्स लिया जाता था, उसके थ्रू फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी। सैनिटेशन के बारे में सोचा जाता था। इवन फेमाइन आया तो उसके रिलीफ के बारे में सोचा गया, क्योंकि फेमाइन उस टाइम पे आया था तो फिर सोचा गया कि राजा को फेमाइन रिलीफ की भी व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये सारे जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें, इनका अदर नेम भी कुछ है, जो अलग अलग राइटर है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अदर दूसरे नाम से जो है वो अपने बुक में उन्होंने लिखा है। जैसे स्ट्रैबो और जस्टिन, इन्होंने अपने बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बोला है। तो ये भी ध्यान में रखना आपको, आपसे पूछा जा सकता है कि सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किसके द्वारा यूज किया गया है, तो स्ट्रैबो या जस्टिन बोल सकते हो आप। ये स्ट्रैबो और जस्टिन जो है ये राइटर्स हैं, ठीक है। फिर एंड्रोकोटस, ये एरियन और प्लूटाच, ये जो हैं इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस बताया है। फिर मुद्रा राक्षस जो बुक है, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या फिर कुलहीना बोला गया है। ऑफ लो क्लेन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब ये एक्चुअली बॉक्स में दिया गया है बुक में, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अम्बेसडर जो है उसकी अगर बात करी जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उनके कोर्ट में मेगास्थनीज रहते थे। मेगास्थनीज कौन थे, ये सेलेकस निकेटर के अम्बेसडर थे और इनका जो टेन्योर था ये 302 से लेकर के 298 तक का टेन्योर था। नाउ मौर्य डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर के बारे में देख लेते हैं, जो कि बिंदुसार हैं। 298 बीसी में जब चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला जा रहे थे तो उन्होंने अपनी गद्दी अपने बेटे बिंदुसार को दे दी। 298 में बिंदुसार गद्दी पे बैठे और 273 बीसी तक इन्होंने रूल करा। इनको ग्रीक जो राजा थे उनके द्वारा अमित्रोचेट्स बोला जाता था। अमित्रोचेट्स का क्या मतलब है, संस्कृत में इसका मतलब होता है अमित्र घात। ये शत्रुओं का नाश कर देते थे, शत्रुओं को चुन चुन के मारते थे। बिंदुसार जो थे इन्होंने डेक्कन तक अपना साम्राज्य फैलाया, अप टू मैसूर इन्होंने जो है अपना साम्राज्य फैलाया। ऑलरेडी जो मौर्यन डायनेस्टी थी, जो मौर्य साम्राज्य था, वो काफ़ी एरिया में फैला हुआ था। स्काई ब्लू कलर में ये आप देख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही काफ़ी एरिया जो है वो जीता जा चुका था। बिंदुसार ने मैसूर तक एरिया फैलाया अपना। बिंदुसार जो थे इन्होंने सीरिया के राजा एंटियोचस से बोला कि आप स्वीट वाइन, ड्राई फिग्स और सोफिस्ट को भेजो
एक्चुअली सीरिया में उस टाइम पे स्वीट वाइन, ये फिगर देख सकते हो, वाइन है पीने वाला, उस टाइम पे सीरिया में फेमस था, स्वीट लगता होगा, मीठा लगता होगा। ड्राई फिग, जिसको अंजीर बोलते हो, आप फोटो में देख सकते हो, सूखी अंजीर, और सोफिस्ट, ये जो थे फेमस थे सीरिया के। तो इन्होंने एंटियोचस वन को बोला कि आप ये सारी चीज़ें मुझे भेजो। तो एंटियोचस वन ने वाइन भेज दी, अंजीर भेज दिए, लेकिन इन्होंने पोलाइटली बोला, एंटियोचस वन ने पोलाइटली बिंदुसार के लेटर का जवाब दिया, बोला कि ग्रीक फिलोसफर जो है वो सेल के लिए नहीं है, तो वो मैं नहीं भेज सकता, बाकी आप वाइन पियो और अंजीर खाओ। तो ये छोटी सी स्टोरी है। एक्चुअली एंटियोचस वन जो थे, इनके अम्बेसडर रहते थे बिंदुसार के कोर्ट में, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। एंटियोचस वन जो है उस टाइम पे ये कंटेम्प्रेरी थे बिंदुसार के, और कहाँ के राजा थे, सीरिया के। बिंदुसार जो है आजीविका सेक्ट को इन्होंने फॉलो करा। जैसा आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को फॉलो करा, इसी तरह से बिंदुसार के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखनी है आजीविका सेक्ट को इन्होंने फॉलो करा। और आपको कमेंट में बताना है कि आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन थे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप ज़रूर आंसर दो कमेंट में, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। बिंदुसार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ग्रीक टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो ग्रीक टेक्स्ट में बिंदुसार को अमित्रोचेट्स बोला गया है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। चाइनीज टेक्स्ट की अगर बात करें तो बिंदुसार को बिंदुपाल बोला गया है। जैन टेक्स्ट में सिन सेन बोला गया है बिंदुसार को। और वायु पुराण अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें बिंदुसार को क्या बोला गया है, भद्रसार बोला गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे, अलग अलग जो है नाम है बिंदुसार के, अलग अलग। अगर आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो बिंदुसार के बारे में ही पढ़ोगे, लेकिन उनका नाम क्या लिखा होगा अलग अलग होगा। जैसे ग्रीक टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो अमित्रोचेट्स, चाइनीज टेक्स्ट में बिंदुपाल, जैन टेक्स्ट में सिनसेना, और वायु पुराण में भद्रसार। ठीक है। अम्बेसडर की अगर बात करें तो डाइमेकस, जो कि एंटियोचस वन सीरिया के जो राजा थे जिन्होंने वाइन और अंजीर भेजे, उन्हीं के अम्बेसडर थे डाइमेकस, जो कि बिंदुसार के दरबार में रहते थे। और इजिप्ट के राजा थे फिलाडेल्फस टोलमी सेकंड। ये जो थे, इन्होंने जो एम्बेसडर भेजा था जो बिंदुसार के दरबार में रहते थे, उनका नाम क्या था, डियोनीसियस। तो ये ध्यान में रखेंगे, दो एम्बेसडर हो गए जो कि बिंदुसार के दरबार में रहते थे। डाइमेकस जो कि सीरिया के राजा एंटियोचस वन के जो है अम्बेसडर थे और उनके द्वारा भेजा गया था। फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड जो इजिप्ट के राजा थे, उनके द्वारा जो भेजा गया था अम्बेसडर, उनका नाम क्या था, डियोनीसियस। तो ये ध्यान में रखेंगे। नाउ अगले जो रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के, उनके बारे में देख लेते हैं। बिंदुसार के बाद आए अशोका, जिनका टेन्योर कब से कब तक था, तो 273 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक था। अशोका, इनका जो नाम है वो क्यों है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अगर माने तो उनके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जब अशोका का जन्म हुआ तो उनकी माँ बोली कि मैं अब बहुत खुश हूँ, अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं रहा। नाउ आई एम विदाउट सॉरो। सॉरो मीन्स होता है दुख, तो दुख नहीं रहा। दुख को आप शोक भी बोलते हो हिंदी में, सॉरो को दुख भी बोल सकते हो, शोक भी बोल सकते हो। तो शोक नहीं रहा मीन्स अशोक बोल सकते हैं। तो उसी कारण से बच्चे का नाम क्या रखा गया, अशोक। मीन्स अब कोई शोक नहीं रहा, अब कोई दुख नहीं रहा, ऐसा उनकी माँ ने बोला अशोका के जन्म के बाद, तभी से उनका नाम अशोक रखा गया, ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोलते हैं। तो ये ध्यान में रख सकते हो। अदर नेम की अगर बात करें तो अलग अलग जो सोर्सेस हैं उसमें अलग अलग नाम से बताया गया है अशोका के बारे में। जैसे मस्की जो माइनर रॉक एडिक्ट है उसमें अशोक को अशोक ही बोला गया है। फिर गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट, इसमें अशोक को किस नाम से जाना गया है, तो देव नाम प्रिय अशोक राजा, तो इस नाम से आप देखोगे गुर्जरा में लिखा गया है। नित्तूर माइनर रॉक में अशोक को अशोक राजा अशोक बोला गया है। उदय गोलम माइनर जो रॉक एडिक्ट है उसमें राजा अशोक देव नाम प्रिय लिखा गया है। बबरू बैरात माइनर रॉक एडिक्ट, इसमें जो है अशोक को किस नाम से लिखा गया है, तो प्रियदर्शी राजा मगध। ठीक है, अलग अलग जो सोर्सेस हैं उसमें अलग अलग नाम से लिखा गया है अशोक के बारे में ही। बराबर केव की अगर बात करें, बराबर केव इंस्क्रिप्शन जो है उसमें अशोक का नाम जो है
अशोक ना लिख करके पियदस्सी राजा लिखा गया है, वो अशोक के लिए ही है। कंधार मेजर रॉक एडिक्ट की अगर बात करें तो उसमें उनको पियदस्सी बोला गया है। इसके अलावा दीपावामसा अगर आप देखते हो, दीपावामसा क्या है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये श्रीलंकन सोर्स है, श्रीलंकन जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दीपावामसा, उसमें भी अशोक को पियादसी ही बोला गया है। रुद्रदमन का जो जूनागढ़ रॉक एडिक्ट है उसमें अशोक को अशोक मौर्य बोला गया है, और पुराना जो है अशोक को क्या बोलते हैं, अशोक वर्धन। तो ये सारे अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। ऐसे आप ये ध्यान में रख सकते हो, कभी कभी पूछ लेते हैं कि मान लो पूछ लिया कि ये जो बराबर केव इंस्क्रिप्शन है उसमें अशोक को क्या लिखा गया, अशोक का नाम क्या लिखा गया है, तो आप ध्यान में रखना पियदस्सी राजा। तो ऐसे ध्यान में रख सकते हो, कभी कभी पूछ लेते हैं। बाकी अशोक की अगर बात करें तो अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन जो है, जो मेनली अगर आप बुद्धिस्ट लिटरेचर देखोगे तो उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, ऐसे बाकी जो अवेलेबल एविडेंस है उसको भी आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि बिंदुसार के मरने के बाद, बिंदुसार की जब डेथ हुई तो उसके बाद कौन राजा बनेगा इसको लेकर के काफ़ी संघर्ष हुआ उनके बेटों के बीच, और अगला राजा कौन होगा इस कारण से काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिला। ऐसा अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की माने तो बोला जाता है कि लगभग 99 जो भाई थे अशोक के, उसको अशोक ने मारा और फिर वो गद्दी पे बैठे। एक जो यंग थे, जो सबसे छोटे थे, तीसा, उनको छोड़ करके उन्होंने 99 ब्रदर्स को मारा और फिर वो गद्दी पर बैठे। तो एक स्ट्रगल, काफ़ी स्ट्रगल हुआ था भाइयों के बीच में गद्दी को लेकर के। और गद्दी पे बैठने में, राजा बनने में अशोक की मदद किसने की, राधा गुप्ता। राधा गुप्त जो थे वो बिंदुसार के मिनिस्टर थे और बाद में वो अशोक के प्रधानमंत्री भी बने। जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात करो तो उनके जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री होते थे, तो प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। अगर आप बिंदुसार के टाइम पे देखो तो खल्लाटक थे। उसी तरह अशोका के टाइम पे जो थे राधा गुप्त, ये प्रधानमंत्री बने। तो ये बिंदुसार के मिनिस्टर हुआ करते थे, इन्होंने मदद करा अशोक की ताकि वो गद्दी पे बैठ सके। तो काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिला, ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताया गया है। और ये जो स्ट्रगल था, ये जो वार ऑफ सक्सेशन था, ये लगभग 4 साल तक चला। मीन्स बिंदुसार जब बिंदुसार की डेथ हुई तब से लेकर के 4 साल तक स्ट्रगल चला, तब जा कर के राजा जो है वो चुना गया और राजा जो है अशोक बने। और ये स्ट्रगल कब से कब तक था, तो 273 से लेकर के 269 BC तक ये स्ट्रगल चला। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो कि स्ट्रगल काफ़ी हुआ था। इन मीन्स कि भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही थी गद्दी के लिए कि कौन राजा बनेगा। तो अशोका ने सक्सीड करा और अशोका फिर उन्होंने क्या करा, फाइनली 269 BC में वो गद्दी पे बैठे, मीन्स उन्होंने शासन संभाला। और तब से अशोका ने अपना रूल स्टार्ट किया। अशोका के अंडर जो है मौर्यन एम्पायर जो है वो काफ़ी फली फूली। इवन पूरा जो एरिया था, ये जो आप देख रहे हो स्काई ब्लू कलर में, एक्चुअल में देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य को काफ़ी फैला रखा था पहले से। लेकिन जब अशोका आए तो इन्होंने पहली बार पूरे जो सब कॉन्टिनेंट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें एक्सट्रीम अगर साउथ छोड़ दो, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये एक्सट्रीम साउथ हो गया, तमिलनाडु केरला वाला पार्ट, इसको छोड़ करके सारा जो है वो अशोका के द्वारा जो है अपने कंट्रोल में ले लिया गया। और इवन ये जो कलिंगा था, कलिंगा जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, बिंदुसार के टाइम पे ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। लेकिन अशोका के टाइम पे क्या हुआ, इसको जीत लिया गया। अशोका ने फाइट करा, कलिंग वॉर जिसको कहते हैं, जो कि 261 BC में हुआ था। और जब इनका कोरोनेशन हुआ, जब ये गद्दी पे बैठे, तब से 9वें साल जो है, तब से लेकर के 9 साल बाद इन्होंने लड़ाई करी और कलिंगा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये जो कलिंगा वॉर था काफ़ी भयंकर था। इसमें जो है काफ़ी लोगों को मारा गया, काफ़ी बड़ा मैसकर था ये। और इस कारण से अशोका काफ़ी प्रभावित हुए। इस लड़ाई के कारण ही उन्होंने क्या करा
फिजिकल ऑक्यूपेशन को छोड़ने की डिसीजन उन्होंने करी। उन्होंने बोला कि इसमें लड़ाई में अगर आप कोई एरिया को कब्जा कर रहे हो, कन्क्वायर कर रहे हो, तो काफ़ी लोग मरते हैं इसमें। तो उन्होंने क्या करा, फिजिकल ऑक्यूपेशन जो है, लड़ाई करके किसी भी एरिया को जीतना, उन्होंने डिसाइड करा कि मैं छोड़ दूंगा। और इन्होंने पॉलिसी ऑफ कल्चरल कन्क्वेस्ट स्टार्ट करा। इसको आप भेरी घोषा वॉज रिप्लेस्ड बाय धम्म घोषा, ऐसा भी बोला जाता है कि भेरी घोषा जो है उसको धम्म घोषा के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। तो ये ध्यान में रखेंगे, अशोका ने पॉलिसी तो चेंज कर दी, भेरी घोषा को धम्म घोषा से रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन ये एक्सट्रीम पैसिफिस्ट नहीं बन गए, पूरे शांति प्रिय ये नहीं बन गए। मीन्स ऐसा नहीं था कि सारे कंडीशन पे मैं शांति ही चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। ये था कि शांति बने रहे, लेकिन ये भी नहीं कि हाँ तू मेरा पूरा साम्राज्य ले ले फिर भी मैं शांति ही चाहता हूँ, मैं तो लड़ाई करूँगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कलिंगा वॉर जो हुआ उसके बाद कलिंग स्टेट को उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। ऐसा नहीं कि हाँ मैं प्रभावित हो गया, मैं अब शांति चाहता हूँ तो कलिंग वाले को बोला कि तुम अपना इंडिपेंडेंट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने साम्राज्य में ही मिलाया। उसके बाद उन्होंने मिशनरीज भी भेजी प्रचार के लिए कि हाँ हमें धम्म जो है अपनानी चाहिए, क्या करनी चाहिए, सारी बातें। तो वो जो मिशनरीज थे, प्रचारक जो थे, वो कहाँ कहाँ गए, चोला पांड्या, ये जो देख रहे हो एक्सट्रीम साउथ वाले रीजन में, तो ये यहाँ पे ऐसे एक्चुअली चोला पांड्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्सट्रीम साउथ में जो है मौर्यन साम्राज्य नहीं फैली थी, और यहाँ जो स्टेट जो काम का है वो आगे पढ़नी है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चोला पांड्या के अलावा 5 जो स्टेट्स थे जिनको ग्रीक रूलर के द्वारा रूल किया जा रहा था, वहाँ भी भेजा गया था प्रचारक को। वो कौन कौन थे, तो एंटियोचस सेकेंड जो कि सीरिया पे रूल कर रहे थे, सीरिया के राजा थे। फिर फिलाडेल्फस टोलमी सेकेंड, ये इजिप्ट के राजा थे। एंटीगोनस, ये मैसिडोनिया के राजा थे। देन मैगस, ये सीरीना के राजा थे। और अलेक्जेंडर, ये इपरेस। तो ये 5 जो स्टेट थे और इनके जो राजा थे, उनके पास भी अशोका ने क्या भेजा, प्रचारक भेजे, मिशनरीज भेजी। और इसके अलावा इन्होंने सिलोन, जो श्रीलंका का, पहले श्रीलंका ये देख रहे हो आप, ये जस्ट यहाँ पे देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ लेजर से। तो श्रीलंका जो है पहले इसको सिलोन बोला जाता था, वहाँ पे भी मिशनरीज भेजा इन्होंने। फिर स्वर्ण भूमि, जो अभी बर्मा जिसको बोलते हैं, म्यांमार, उस टाइम पे क्या था, स्वर्ण भूमि बोला जाता था, तो वहाँ पे भी प्रचारक भेजे। और साउथ ईस्ट एशिया में भी इन्होंने प्रचारक भेजे। तो बुद्धिज़्म ये फॉलो करते थे, तो बुद्धिज़्म जो है उसको, उसके बारे में बताने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए इन्होंने मिशनरीज इन सारे एरिया में जो है इन्होंने भेजा। और ये एक्चुअली बुद्धिज़्म तो इन्होंने फॉलो करा, बट मेन जो था इनका एक धम्मा ये फैलाना चाह रहे थे। तो धम्मा जो है, अशोका का धम्मा, ये क्या है, तो ये सिंपल सा आप समझो कि एक सोशल जो ऑर्डर है उसको ये बनाए रखने के लिए कुछ इन्होंने नियम बनाए। जैसे इनका कहना था कि आप अपने पेरेंट्स को फॉलो करो, ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करो, बुद्धिस्ट जो मॉक है उनकी रिस्पेक्ट करो, स्लेव के प्रति या फिर नौकरों के प्रति आपके मन में दया भावना होनी चाहिए। ये सारी जो चीज़ें थी वो धम्मा में थी, और इसी का वो प्रचार करते थे। जनरली वो, उन्होंने जो भी एडिक्ट लिखवाए वो धम्मा के बारे में ही मोस्टली बेस्ड है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अशोका का कहना था, जैसे अगर बुद्धिज़्म की बात करें, फिर ऐसे जो भी नियम दिए गए हैं, जो भी प्रिंसिपल दिए गए हैं बुद्धिज़्म में, उसको फॉलो करोगे तो आप क्या अटेंड करोगे, निर्वाण अटेंड करोगे। ठीक है, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अशोका ने कुछ नया निकाला। अशोका का कहना था कि अगर आप वेल बिहेव्ड करते हो, अगर आप जो भी अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो, ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करते हो, बुद्धिस्ट मोक्ष की रिस्पेक्ट करते हो, ये सारी जो चीज़ें बताई गई है धम्म में, अगर वो फॉलो करते हो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक है, आप हेवन में जाओगे, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा अशोक के द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो ये बुद्धिज़्म से काफ़ी अलग है, इनका एक अपना प्रिंसिपल निकल के आया जिसको धम्मा बोला गया, अशोकाज धम्म। तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नाउ लेटर मौर्याज देख लेते हैं। अशोका के बाद जो रूलर आए उनको लेटर मौर्याज बोलेंगे। वो 232 बीसी से लेकर के 185 बीसी के पीरियड में जो जो रूलर आए उनके बारे में देख लेते हैं।
अशोका मोस्ट पावरफुल थे, अशोका द ग्रेट बोलते हैं हम लोग। उनके बाद जो है वो काफ़ी वीक थे। और ये डायनेस्टी जो है मौर्यन डायनेस्टी, ये 137 ईयर्स तक चली। और लास्ट टाइम पे जो रूलर थे वो वीक थे, इस कारण से साम्राज्य जो है मौर्यन साम्राज्य वो धीरे धीरे छोटा होता गया, श्रिंक होता गया। और इस तरह से नीचे जैसे साउथ में आप देखोगे तो साउथ में क्या आ गया, सतवाहना आ गया, ये जो येलो कलर में देख रहे हो। और अशोका के डेथ होने के बाद ही मौर्यन एम्पायर जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये जो स्काई ब्लू कलर में देख रहे हो ये बचा। नीचे साउथ में अगर देखोगे तो सतवाहना जो किंगडम था, डायनेस्टी जो था वो रूल करने लगा। और रेस्ट जो बचा, ये जो आप देख रहे हैं स्काई ब्लू कलर में मौर्यन साम्राज्य, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट जो है मौर्यन एम्पायर का, ये देख रहे हो मौर्यन एम्पायर ये स्काई ब्लू कलर में, तो इसका वेस्टर्न पार्ट जो है वो कुणाल के द्वारा रूल किया जा रहा था, जो कि अशोका के बेटे थे। और ईस्टर्न पार्ट दशरथ के द्वारा रूल किया जा रहा था। तो वेस्टर्न पार्ट जो है वो इंडो ग्रीक के अंदर आ गया। उस साइड से नॉर्थ वेस्ट से जो है इंडो ग्रीक ने हमला करा और उन्होंने वेस्टर्न पार्ट को अपने अंदर कब्जा लिया। ये जो बैंगनी कलर में देख रहे हो आप इंडो ग्रीक के बारे में भी पढ़नी है। जब हम पोस्ट मौर्य के बारे में हम लोग देखेंगे तो इंडो ग्रीक, सतवाहना या फिर ये जो कलिंगा वाला एरिया है ये भी इंडिपेंडेंट हो गया बाद में। तो यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी वो सारे हम लोग देखेंगे, तो पोस्ट मौर्य में देखेंगे। आप जस्ट अभी मौर्यन डायनेस्टी के बारे में देख रहे हैं तो वो देख लेते हैं। दशरथ के बाद जो है वो काफ़ी रूलर आए, जैसे संप्रति, ये सब संप्रति, शैली, सूका, ये सारे जो थे काफ़ी वीक थे, इनका कुछ खास कंट्रीब्यूशन रहा नहीं, तो इसीलिए पूछते भी नहीं है, अब ध्यान में नहीं भी रख सकते हो। लेकिन लास्ट रूलर पूछते हैं, लास्ट रूलर ध्यान में रखेंगे कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, तो क्या नाम था उनका, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ जो थे वो लास्ट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के। और उसके बाद क्या हुआ, बृहद्रथ के जो कमांडर इन चीफ थे उनका नाम था पुष्यमित्रा शुंगा। पुष्यमित्रा शुंगा ने बृहद्रथ को 185 बीसी में मार दिया और वो मार करके वो गद्दी पे बैठे। तब से जो है पुष्यमित्रा शुंगा का शासन चलने लगा। तो ये जो देख रहे हो आप मौर्यन साम्राज्य यहाँ इतना सा बचा हुआ है। और फिर क्या हुआ, पुष्यमित्रा शुंगा जो है उन्होंने क्या करा, बृहद्रथ को मार करके, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हो ये एरिया आ गया पुष्यमित्रा शुंगा के अंदर। और उन्होंने एक नई डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करा। वो कौन सा डायनेस्टी है, तो शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो शुंगा डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट मौर्य में। अभी आप ये ध्यान में रखो कि लास्ट रूलर जो थे बृहद्रथ, उनके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्रा शुंगा, उन्होंने बृहद्रथ को मार करके फिर नई डायनेस्टी की शुरुआत करी। कौन सी डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो मौर्यन साम्राज्य यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये शुंगा डायनेस्टी पोस्ट मौर्य में पढ़ेंगे, इंडो ग्रीक पढ़ेंगे, सतवाहना पढ़ेंगे, फिर कलिंगा, ये जो एरिया देख रहे हो ये इंडिपेंडेंट हो गए। यहाँ जो डायनेस्टी आई उसके बारे में भी पोस्ट मौर्य में पढ़ेंगे, तो ये ध्यान में रखनी है। लेटर मौर्य की ये स्टोरी है। नाउ कॉजेज देख लेते हैं, क्या कारण थे मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के। तो अलग अलग कारण जो है अलग अलग हिस्टोरियन के द्वारा हाईलाइट किए गए हैं। जैसे रोमिला थापर जो है, इनका कहना है कि हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंटर में जो है पावर काफ़ी ज़्यादा सेंटर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था प्रॉपर तरीके से। फिर अशोका का जो पैसिफिक पॉलिसी था, इन्होंने जो फिजिकल ऑक्यूपेशन को छोड़ करके कल्चरल कन्क्वेस्ट की बात करी, इन्होंने शांति दूत भेजे अलग अलग स्टेट में। तो ये ऐसा बोला जाता है HC राय चौधरी के द्वारा कि ये जो था रीजन था मौर्यन के डिक्लाइन होने का, कि ऑब्वियस है अगर आप शांति चाहते हो, आप लड़ाई करना बंद कर दोगे तो फिर धीरे धीरे तो लोग आपसे डरना बंद करेंगे, फिर आप पे हमले करेंगे। तो ये रीजन बताया जाता है, हाईलाइट किया गया है HC राय चौधरी के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ब्राह्मणिकल रिएक्शन, एक्चुअली ब्राह्मणिकल, ये जो मौर्य की अगर बात करें तो ये क्या कर रहे थे, मौर्य के जो रूलर थे, जैसे अगर चंद्रगुप्त मौर्य की आप बात करो तो वो उन्होंने जैन धर्म को अपनाया, जैन धर्म के फॉलोअर बने वो। फिर बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, तो वो उन्होंने क्या करा, आजीविका सेक्ट को फॉलो करा।
फिर अशोका की बात करें तो बुद्धिज़्म को उन्होंने फॉलो करा। वो पहले शिव की पूजा करते थे, तो सैविज़्म छोड़ करके उन्होंने बुद्धिज़्म अपना ली, फिर बुद्धिज़्म का उन्होंने प्रचार करा। बहुत सारे ऐसे थे जैसे पशु बलि, जो कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी में उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको उन्होंने बंद कर दिया। तो ब्राह्मण के लिए काफ़ी दिक्कत भरा ये काल रहा, ये पीरियड रहा। तो ये रिएक्शन ब्राह्मण की तरफ से देखने को मिला। जैसे पुष्यमित्रा शुंगा जो थे, जो कमांडर इन चीफ थे बृहद्रथ के, बृहद्रथ जो लास्ट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के, तो पुष्यमित्रा शुंगा क्या थे, ब्राह्मण थे। तो एक न एक दिन रिएक्शन देखने को मिलता ही, क्योंकि ब्राह्मणिकल जो सोसाइटी थी वो काफ़ी सफ़र कर रही थी। उनका जो मतलब बनाया गया था एक सिस्टम कि कैसे पूजा करनी है, यस, बाकी जो भगवान थे उनको छोड़ करके लोग नए नए जो रिलीजन आए, जैसे बुद्धिज़्म आए, जैनिज़्म, जीविका, ये सारे जो रिलीजन थे, ये सारे जो धर्म थे, इनको अपनाया जा रहा था मौर्यन जो रूलर थे उनके द्वारा। तो इस कारण से ऐसा बोला जाता है HP शास्त्री के द्वारा कि ब्राह्मणिकल रिएक्शन जो था वन ऑफ द रीजन था फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज। ठीक है, अगला जो रीजन है वो है पार्टीशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अशोका के बाद आपको पता है कि इसका पार्टीशन हो गया था वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में। तो पार्टीशन के कारण क्या हो गया, मौर्यन जो साम्राज्य था वो कमज़ोर हो गया। अगर एक पूरे साम्राज्य में एक ही राजा हो और पूरा कंट्रोल करता हो तो डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो पावर जो है बट गया, उसके कारण भी बताया जाता है कि ये भी वन ऑफ दी रीज़न है, वन ऑफ दी कारण है किसका, डिक्लिनेशन ऑफ मौर्याज का। ठीक है, वीक लेटर रूलर, अशोका के बाद जो भी रूलर आए काफ़ी वीक थे, उनमें एक विजन कुछ था नहीं, वो काफ़ी वीक थे। तो इस कारण से भी डिक्लाइन बताया जाता है कि हो गया मौर्यन डायनेस्टी का। फिर प्रेशर था मौर्यन इकोनॉमी पे। DD कोसाम्बी जो हिस्टोरियन है, इनका कहना है कि मौर्यन जो इकोनॉमी थी उस पर काफ़ी प्रेशर आ गया था, वो काफ़ी डगमगा गया था, इकोनॉमी जो थी वो ठीक नहीं चल रही थी। इस कारण से डिक्लाइन कर गया मौर्यन डायनेस्टी का, डिक्लिनेशन हो गया। नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को जो है नेग्लेक्ट किया गया। आपको पता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट से ही कोई भी आ सकते थे, कोई भी अटैक कर सकते थे, कोई भी राजा या फिर बाहर के जो भी फॉरेनर हैं वो नॉर्थ वेस्ट से ही अटैक करते थे। क्योंकि आप बाकी जो एरिया है, दो साइड अगर आप देखोगे इंडिया के दो साइड, तो वो तो सी ही है और फिर एक साइड क्या है, हिमालय है। तो बचा क्या, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वो बच गया अटैक करने के लिए। तो वो वाला साइड जो है उस पर ध्यान देना चाहिए था, वो नहीं ध्यान दिया गया। इस कारण से उस साइड से ग्रीक का अटैक हुआ और धीरे धीरे ये मौर्यन जो डायनेस्टी थी, मौर्यन जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया। तो ये सारे रीजन थे। सो मौर्यन पीरियड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ ली, सोर्सेज देख लिए, फिर मौर्यन रूलर्स के बारे में देख ली, लेटर मौर्याज के बारे में जानकारी ले ली हम लोगों ने। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की थी। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी। तो बारी बारी से देखते हैं, पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था कि सर्वे सर्वा राजा था, सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी थी, सेंटर में राजा था, न्यूक्लियस में राजा था और राजा ही मेन होता था। सारे एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन था, सारा डिसीजन जो था मेन राजा के द्वारा ही लिया जाता था। तो सेंटर में राजा था। कौटिल्य की अगर बात करें, कौटिल्य या चाणक्य, ये क्या थे, इन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डिजाइन करा था। इनका जो अर्थशास्त्र पढ़ोगे आप तो काफ़ी जानकारी मिलेगी आपको। तो इन्होंने एक थ्योरी दी, सप्तांग थ्योरी, जिसमें क्या बोला गया है कि 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे ही आप काफ़ी बड़े एरिया पे रूल कर सकते हो। अगर आपको एक महान राजा बनना है, एक एरिया पे रूल करनी है, प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो 7 एलिमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं, तो राजा तो होना ही चाहिए, राजा मेन है। उसके अलावा अमात्य होना चाहिए, अमात्य में सेक्रेटरीज। फिर टेरिटरी होना चाहिए, ऑब्वियस है टेरिटरी तो इम्पोर्टेंट है ही। दुर्ग में होता है फोर्ट, किला होता है ना, किला, तो किला दुर्ग का मतलब हुआ। कोष मीन्स ट्रेजरी होना चाहिए, मीन्स आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, कोष होना चाहिए, जो भी बोलो। आर्मी होनी चाहिए, अच्छी खासी आर्मी होनी चाहिए। और मित्र,
तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इस पे अगर आप प्रॉपरली वर्क करते हो, ये सारे अच्छे हैं, तो आप अच्छा से एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हो, अच्छा से आप क्या कर सकते हो, रूल कर सकते हो किसी भी एरिया में। तो इस सप्तांग थ्योरी में जो 7 एलिमेंट्स हैं उसके जो मेन है वो कौन है, राजा। राजा को जो है सोल माना जाता है ये 7 एलिमेंट्स में। तो ये ध्यान में रखनी है आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस तरीके का था, और राजा को जो है असिस्ट किया जाता था मंत्री परिषद के द्वारा। एक मंत्री परिषद होता था, उसके द्वारा राजा की मदद की जाती थी। और वो जो मंत्री परिषद था उसमें कौन से लोग थे, कौन कौन थे, तो वो देख लेते हैं। युवराज रहते थे। युवराज मीन्स द क्राउन प्रिंस, जो अभी राजा जो बनने योग्य हैं, राजा के बेटे हो सकते हैं या जो भी है, जनरली राजा के बेटे ही होते थे। तो राजा बनने के योग्य जो अगले राजा हैं उनको युवराज बोला जाता है। तो युवराज हो गए। पुरोहित मीन्स द चीफ प्रिस्ट, फिर सेनापति कमांडर इन चीफ, और अदर जो मिनिस्टर्स हैं उनको मिला करके एक मंत्री परिषद हुआ करता था जो कि राजा को किसी भी डिसीजन लेने में मदद करता था। तो ये जो है मंत्री परिषद के बारे में। नाउ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स देख लेते हैं, जो जो कभी कभी पूछ लेते हैं कुछ ऑफिशियल्स के बारे में। तो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स जो थे उसके बारे में देख लेते हैं। सन्निधाता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, ये जो कोष था, ये जो ट्रेजरी थी उसके जो चीफ होते थे सन्निधाता थे। समाहर्ता कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे उनको क्या बोला जाता था, समाहर्ता। तो ये ध्यान में रखेंगे। व्यवहारिका, व्यवहारिका जो था या धर्मस्था बोल सकते हो आप, तो व्यवहारिका ये उनको बोला जाता था जो क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ धर्मस्थीय, धर्मस्थीय न्यायालय में सिविल कोर्ट सिंपली आप समझ सकते हो। तो सिविल कोर्ट के जो हेड थे, चीफ जस्टिस ऑफ सिविल कोर्ट, ये उनको क्या बोला जाता था, व्यवहारिका। फिर प्रदेशथा, प्रदेशथा जो थे ये चीफ जस्टिस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट थे, जिसको आप कंटक शोधन न्यायालय बोल सकते हो। तो प्रदेश का प्रदेश था, ये ध्यान में रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स में एक नया जो ऑफिशियल था, ऑफिसर था, धम्म महामात्र, उनको ऐड किया गया था अशोका के द्वारा। ये एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया था अशोका के द्वारा। किस लिए था, ताकि जो धम्मा है, धम्मा जो प्रिंसिपल अशोका के द्वारा अपनाया गया था उसको प्रोपागेट किया जा सके, मीन्स उसका प्रचार किया जा सके, प्लस जो कॉमन लोग हैं उनके भलाई के लिए काम जो है वो भी क्या करते थे, धम्म महामात्र ही करते थे। ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स में नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रपाल या फिर कुमारा बोल सकते हो आप। तो प्रोविंस जो होते थे मौर्यन पीरियड में, मौर्यन साम्राज्य जो था वो अलग अलग प्रोविंस में बटा हुआ था। तो उसके हर एक प्रोविंस के एक वायसराय होते थे, उनको क्या बोलते थे, राष्ट्रपाल या फिर कुमारा बोलते थे। तो सेंटर में एक मेन जो राजा हो गया वो, और बाकी जो साम्राज्य था उसको रूल करने के लिए अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड किया गया था। और हर एक प्रोविंस में एक वायसराय होते थे जो कि राजा के ही इंस्ट्रक्शन पे काम करते थे। तो राजा के अंडर ही राजा जो बताते थे, या कुछ भी किया तो राजा को इन्फॉर्म किया, तो उसको राष्ट्रपाल या कुमारा बोल सकते हो। प्रदेशिका, ये अभी मॉडर्न डे में जो डीएम काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो काम करते हैं, वही प्रदेशिका का काम था। मीन्स डीएम ही समझ लो, उस टाइम पे प्रदेशिका बोला जाता था। राजुकाज, ये क्या पतवारी हो गए, जैसे इनका काम क्या होता था, तो लैंड का सर्वे करना, सर्वेइंग या चेसिंग दी लैंड, तो ये काम होता था राजुका का। सारा इन्फॉर्मेशन डाटा वगैरह रखना ज़मीन से रिलेटेड। युक्ता, ये क्या थे, सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर थे ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये रेवेन्यू ऑफिसर थे, सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर, ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्थानिका, ये क्या थे, प्रदेशिका जो थे, जो डीएम अभी के टाइम पे जो डीएम काम करते हैं, और डीएम जो हैं उस टाइम पे उनको क्या बोला जाता था, प्रदेशिका। तो प्रदेशिका के अंडर एक कलेक्टिंग ऑफिसर होता था। अब काम क्या है, कलेक्ट करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो ये एक कलेक्टिंग ऑफिसर होता था जो कि प्रदेशिका के अंदर होता था, उसका क्या बोलते थे, स्थानिका। नेक्स्ट है गोपा। गोपा जो है ये हेड होता था, 10 विलेज का ग्रुप होता था, उसके हेड होते थे गोपा। और इनका क्या काम होता था कि अकाउंट संभालना, मीन्स डाटा वगैरह रखना, इंफॉर्मेशन रखना, रिपोर्ट तैयार करके रखना कि हाँ इतने सारे रेवेन्यू कलेक्ट हुए हैं, इतने सारे लोग हैं इन सारे विलेज में, सारा डाटा मतलब गोपा के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। लेकिन अगर विलेज सिटी की बात करी जाए
तो सिटी का वही काम किसके द्वारा किया जाता था, नगरक के द्वारा। तो नगरक क्या थे, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो गांव की अगर बात होगी तो गोपा का रिस्पॉन्सिबिलिटी था सारा अकाउंट्स संभालना, और सिटी की अगर बात करी जाए तो नगरक होते थे। फिर अक्षपताल ये क्या थे, ये क्या करते थे, अकाउंटेंट जनरल थे, मीन्स ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन रखते, जैसे मुनीम होता है ना, मुनीम सुना होगा आपने, तो उस तरह का इनका काम था। पूरा डाटा को ये मतलब एक बुक पे, एक रजिस्टर पे तैयार करके रखना, पूरा इन्फॉर्मेशन रखना। अभी तो खैर ऑनलाइन है सारा चीज़, लेकिन उस टाइम पे उसको कागज़ पे लिख करके पूरा इन्फॉर्मेशन रखना। तो ये अक्षपाताल का काम हुआ करता था। नाउ पान्याध्यक्ष, पान्य अध्यक्ष क्या थे, सुप्रिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के हेड थे, कॉमर्स जो डिपार्टमेंट था उसको संभालते थे। समस्थ समस्थाध्यक्ष ये थे मार्केट के हेड थे, सुप्रिटेंडेंट ऑफ मार्केट। फिर पौतवाध्यक्ष ये क्या करते थे, ये जो भी वेट मेजरमेंट्स होते थे उसके हेड थे, वो सारे संभालते थे। फिर नव्याध्यक्ष शिप के जितने काम होते थे तो उनके ये सुप्रीम थे, सुप्रिटेंडेंट ऑफ शिप्स। तो शिप वाले जो भी काम होते थे, क्योंकि मौर्यन पीरियड में जो है नेवी भी मेंटेन किया जाता था। आर्मी तो थी ही मौर्याज के पास, बट वो लोग नेवी भी मेंटेन करते थे, तो शिप वगैरह का काम होता था, तो वो सारा देखते थे नव्याध्यक्ष। फिर शुल्काध्यक्ष, इनका काम क्या था, टोल्स जो होते हैं, टोल प्लाजा आपने सुना होगा, मतलब टोल जो कलेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वहाँ पे टोल कलेक्ट करना होता है, तो वो उसके जो हेड थे, टोल जो कलेक्ट होता था उसके जो अध्यक्ष थे, हेड थे, वो उनको क्या बोलते थे, शुल्क अध्यक्ष बोला जाता था। सुप्रिटेंडेंट ऑफ माइंस, माइन जो होता है उसका जो भी कारोबार होता था तो उस सारा किसके अंदर होता था, अकरा अध्यक्ष। तो ये ध्यान में रखेंगे। आयरन से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है, उस टाइम पे तो आयरन मोस्टली यूज किया जाता था, चाहे आप लड़ाई में कोई भी हथियार हो उसको बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत हो, रथ है या फिर घोड़े का नाल है, कुछ भी है, तो आयरन काफ़ी यूज होता था उस टाइम पे। तो उसके लिए आयरन का जो भी कारोबार हो रहा है उसको हेड करने के लिए, उसका जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे, लोहा अध्यक्ष। ये ध्यान में रखेंगे। एग्रीकल्चर को सुपरवाइज करने के लिए, एग्रीकल्चर में क्या करते थे ये लोग, फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। राजा के द्वारा जो है, जो भी खेती करते थे उनको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता था, सपोर्ट किया जाता था कि आप एग्रीकल्चर करो, ताकि जो भी क्रॉप्स वगैरह हैं वो इंक्रीज हो, ग्रोथ हो एग्रीकल्चर की। तो उसके लिए, उसके सुपरवाइज के लिए कि हाँ सब प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, एग्रीकल्चर में खेती ठीक से हो रहा है कि नहीं, किसानों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, उसके लिए एक अध्यक्ष होते थे, हेड होते थे, उनको क्या कहते थे, सीता अध्यक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स की बात हो गई। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रोविंस हुआ करते थे। कौन से थे, तो नदन प्रोविंस, जिसको उत्तर पथ नाम दिया गया था। उत्तर पथ का कैपिटल कहाँ था, तक्षशिला। ये आपको ध्यान में रखनी है, ये मैच दी फॉलोइंग में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये आपको ध्यान में रखनी है, प्रोविंस और उसके कैपिटल। तो 5 प्रोविंस थे। उत्तर पथ जो नदन प्रोविंस हो गए, उसका कैपिटल तक्षशिला था। अवंती राष्ट्र जो वेस्टर्न प्रोविंस हो गया, उसका कैपिटल कहाँ था, उज्जैन। प्राची ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस हो गया, इसका कैपिटल पाटलिपुत्र था। ईस्टर्न प्रोविंस कलिंगा, वो जो उड़ीसा वाला पार्ट कलिंगा, ऑलरेडी आप देख चुके हो अगर आपने फॉलो करा है मैप सारा। तो कलिंगा जो था उसका कैपिटल कहाँ था, तोसली। फिर दक्षिण पथ ये सदर्न प्रोविंस हो गया, जिसका कैपिटल था स्वर्णगिरी। तो ये सारे प्रोविंस थे, 5 प्रोविंस थे, उसके कैपिटल आपको ध्यान में रखनी है। प्रोविंस के अलावा नोट में एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एक्चुअली प्रोविंस तो 5 ही थे, लेकिन कुछ ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस रीजन थे, मीन्स पूरा ऑटोनॉमी प्रोवाइड नहीं किया गया था, थोड़ा ऑटोनॉमी दिया गया था उस रीजन को। जैसे JNK पहले क्या था, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, तो फ्रीडम थी, ऑटोनॉमी थी, थोड़ा गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल नहीं था रीजन पे। इसी तरह उस टाइम पे मौर्यन पीरियड के टाइम पे भी ये 5 प्रोविंस के अलावा कुछ सेमी ऑटोनॉमस रीजन थे, जिसमें सौराष्ट्र था, कंबोज था, भोज था। तो उसमें से सौराष्ट्र जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए नोट में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। जूनागढ़ का रॉक एडिक्ट जो है, रुद्रदमन के द्वारा जो लिखवाया गया था, उसकी अगर आप मानोगे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उस हिसाब से, तो ऐसा बताया गया है कि सौराष्ट्र जो रीजन था वो उसको गवर्न किया जा रहा था पूसी गुप्त के द्वारा, जो कि एक वैश्य थे,
और ये कब, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ये दर्शाता है कि प्रोविंस की अगर बात करें तो ज़्यादातर क्या होते थे, राजा के जो संबंधी होते थे या स्पेशली राजा के जो बेटे होते थे उनको गवर्नर बनाया जाता था, जिसको राष्ट्रपाल या कुमारा बोला जाता था। तो ज़्यादातर वायसराय जो होते थे प्रोविंस के, वो क्या होते थे, राजा के संबंधी होते थे। लेकिन अगर इसकी बात करो सौराष्ट्र की, तो पुष्य गुप्त वैश्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के फैमिली से नहीं आते थे, इनके वंश से नहीं थे, लेकिन वो योग्य थे इसलिए उनको बनाया गया। और वैसे थे, ये नहीं देखा गया था कि हाँ किस कुल के हैं, सिर्फ ये देखा गया कि योग्य हैं, उनमें अगर क्वालिटी है तो उनको वो रीजन जो है दिया गया गवर्न करने के लिए। और वही सौराष्ट्र वाला रीजन ही अगर अशोका के टाइम पे देखें तो यवन किंग को दिया गया था गवर्न करने के लिए, जिनका नाम क्या था, तुसस्पा। तो ये ध्यान में रखेंगे, कभी कभी पूछ लेते हैं। नाउ आगे देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की अगर बात करी जाए तो प्रोविंस, जो अभी 5 प्रोविंस और उसके कैपिटल जो हम लोगों ने देखे, तो प्रोविंस को क्या बोला जाता था, चक्र बोला जाता था। ध्यान में रखेंगे, प्रोविंस को चक्र बोला जाता था। उसके हेड कौन होते थे, वायसराय, जिसको राष्ट्रपाल या फिर कुमारा बोला जाता था। फिर प्रोविंस के नीचे क्या था, डिस्ट्रिक्ट में। इस प्रोविंस में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट थे, जैसे अभी स्टेट है इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में स्टेट है, फिर स्टेट का क्या है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उसी तरह प्रोविंस होता था पहले, जिसको चक्र बोलते थे। चक्र के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, जिसको अहर या फिर विषय बोला जाता था। और उनके हेड कौन होते थे, प्रदेशी का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव संभालते थे। और लैंड रेवेन्यू की अगर बात करें तो राजू का देखते थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ग्रुप ऑफ विलेज, 10 ग्रुप ऑफ विलेज होता था, मतलब 10 विलेज का ग्रुप बना दिया जाता था। उसको क्या बोला जाता था, संग्रहाना। ठीक है, संग्रहाना बोला जाता था। और उसके हेड होते थे गोपा। और विलेज जो था, विलेज ग्राम बोला जाता था विलेज को, उसके हेड होते थे ग्रामिका। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो गए। अब देखते हैं आगे। नाउ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करी जाए तो कौटिल्य का जब बुक है अर्थशास्त्र, उसमें एक फुल चैप्टर ही है जो कि नगरक के बारे में डिस्क्राइब किया है। नगरक कौन थे, सिटी सुपरिटेंडेंट में सिटी का जो चार्ज था वो नगरक को मिला हुआ था। सिटी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो देखते थे उनको नगरक बोलते थे। और उनका काम क्या था, उनका काम था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये नगरक का काम था, ये ध्यान में रखेंगे। मेगास्थनीज जो है ये म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जो इन्होंने दिया है वो देख लेते हैं। तो इनका कहना था कि 6 कमेटी हुआ करती थी, 5-5 मेंबर के। और मतलब पूरे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए 5 कमेटी था, और 5 कमेटी में 5-5 मेंबर होते थे। ठीक है, और वो कमेटी कौन कौन से थे और उनके फंक्शन क्या क्या थे, तो वो देख लेते हैं। पहला कमेटी जो था वो इंडस्ट्रियल आर्ट का कमेटी था, जिसमें 5 मेंबर होते थे, हर एक कमेटी में 5-5 मेंबर होते थे। दूसरा, इंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर जो थे उनको उनके इंटरटेनमेंट के लिए दूसरा कमेटी था। तीसरा कमेटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेट, कितने लोग जो हैं उनका मतलब बर्थ हो रहा है तो वो पूरा नोटिस कर, मतलब पूरा डाटा में लिखना, पूरा रिपोर्ट रखना कि इतने लोग का जन्म हुआ, इतने लोग की मृत्यु हुई, तो पूरा इन्फॉर्मेशन जो है रखना पॉपुलेशन का, ये थर्ड कमेटी का काम था। फोर्थ कमेटी, ट्रेड एंड कॉमर्स जो भी हो रही थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है, ये था चौथे कमेटी का काम। पांचवें कमेटी का क्या काम था, पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, जो भी मैन्युफैक्चर होते थे सामान, उनके जो सेल होते थे, पब्लिक सेल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, ये पांचवें कमेटी का काम था। छठे कमेटी का क्या काम था, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन दी आर्टिकल सोल्ड, जो भी चीज़ें बेची जाती थी, जो भी वस्तुएं, जो भी गुड्स बेचे जाते थे, उन पे जो टैक्सेस कलेक्ट होते थे उसके बारे में, उसके लिए सिक्स्थ कमेटी था। और ये कितना था, 1/10 जो है टैक्स कलेक्ट किया जाता था परचेज प्राइस पे, जो भी परचेज प्राइस है उसका 1/10 जो है कलेक्ट किया जाता था, ये ध्यान में रखेंगे। नाउ आर्मी देख लेते हैं। हम लोगों ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिए, फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देख ली, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन देख ली। अब चौथा देखते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, वो क्या है, आर्मी। आर्मी की अगर बात करी जाए तो ये एक मेन फीचर हो गया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है।
और एक ह्यूज आर्मी जो है मेंटेन किया जा रहा था मौर्याज के द्वारा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्मी के साथ साथ नेवी भी मेंटेन किया जा रहा था, ये भी ध्यान में रखेंगे। मेगास्थनीज की अगर माने, मेगास्थनीज दो इनका जो बुक था इंडिका वो तो लॉस्ट हो गया, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक हम लोगों को मिली है अदर राइटर्स के बुक में, इंडिका का जो भी रेफरेंस लिया गया था उसके थ्रू, तो उससे ये पता चलता है कि मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग आर्मी जो था उसको 30 ऑफिसर्स के द्वारा जो है पूरा आर्मी को कैरी किया जा रहा था। और ये 30 मेंबर कैसे थे, तो 6 कमेटी थी और 6 सारे कमेटी में 5-5 मेंबर थे, तो 5-5 मेंबर 6 कमेटी में, तो टोटल 30 ऑफिसर्स हो गए। तो 30 ऑफिसर जो है उनको डिवाइड किया गया था 6 कमेटी में। तो ये मेगास्थनीज के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आर्मी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो संभाला जा रहा था 30 ऑफिसर के द्वारा। और वो 6 कमेटी कौन कौन सी थी, तो कमेटीज़ देख लेते हैं। इन्फेंट्री मीन्स जो पैदल सेना थी वो उसको हेड करने के लिए उसका एक कमेटी था, तो उसको संभालने के लिए। फिर कैवेलरी जो घुड़सवार थे उनका जो कमेटी था उसको हेड करने के लिए उस दूसरा कमेटी था। फिर तीसरा जो कमेटी था जिसमें हर एक में 5-5 मेंबर थे, तो तीसरा जो कमेटी था वो एलिफेंट्स का पूरा इंफॉर्मेशन रखना, एलिफेंट कहाँ से लाना है, कैसे ट्रेन करना है, सारी जो भी मतलब तैयारी होती थी वॉर के लिए, तो वो काम जो था वो तीसरे कमेटी का था। चौथा कमेटी जो है वो रथ से रिलेटेड था, चैरियोट्स जिसको हिंदी में आप रथ बोल सकते हो। फिर नेवी, 5वां कमेटी जो था वो नेवी संभालती थी, नेवी का पूरा देखती थी एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब छठा जो है, सॉरी आर्मी में छठा जो कमेटी है वो कौन सा है, ट्रांसपोर्ट का। तो ये 6 कमेटी थी, 6 कमेटी जो है मिल करके पूरे आर्मी के एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही थी, संभाल रही थी, जिसमें 5-5 मेंबर थे, तो टोटल 30 ऑफिसर्स हो गए, 30 मेंबर हो गए। और इसके अलावा डिटेक्टिव्स भी होते थे, डिटेक्टिव्स या सीक्रेट एजेंट बोल सकते हो आप। तो डिटेक्टिव्स भी देखे गए हैं मौर्यन पीरियड के टाइम पे। तो 2 तरह के डिटेक्टिव जो थे उनको गौड़ पुरुष बोला जाता था, ये भी पूछते हैं कभी कभी। गुद पुरुष जो है, गुद पुरुष आप बोल सकते हो। तो ये 2 तरह के होते थे, गौड़ पुरुष बोलो या डिटेक्टिव्स बोलो, ठीक है। 2 तरह के होते थे। संस्थान, संस्थान मतलब स्टेशनरी, और दूसरा संचारी जो कि घूम घूम के काम करते थे। तो एक है स्टेशनरी संस्थान जो कि मतलब एक जगह पे रह के काम करना, दूसरा संचारी जो वंडरिंग मीन्स घूम घूम के अपना जो भी काम करना है, ठीक है। एक्चुअली डिटेक्टिव्स थे तो उनका जो काम हुआ वो अपना करते थे। तो ये ध्यान में रखेंगे कि डिटेक्टिव्स को क्या कहते थे, गुद पुरुष। और ये 2 तरह के थे, संस्थान और संचारी, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक देख लेते हैं कि मौर्यन पीरियड में इकोनॉमी किस तरह की थी। तो इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जो भी इकोनॉमी में चलता रहता है, उसको सारा को संभाला जाता था स्टेट के द्वारा। मीन्स स्टेट बोले तो मतलब जो सेंटर में होते थे राजा वो सारा संभालते थे। ऐसा नहीं कि पब्लिक पे छोड़ दिया, पूरा एक्टिविटी जो है वो स्टेट के द्वारा संभाला जाता था। और टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था पीजेंट्स के द्वारा वो वेरी करता था, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। जो भी प्रोड्यूस होता था, जैसे किसान जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी क्रॉप उन्होंने प्रोड्यूस करा तो उसका 1/4 से लेकर के 1/6 तक जो है वो एज ए टैक्स लिया जाता था। तो ये ध्यान में रखेंगे। स्टेट जो है वो प्रोवाइड करता था इरिगेशन फैसिलिटी, सेतु बंद, ठीक है। तो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता था कि भाई आपको उपजाने के लिए, मतलब अनाज उपजाने के लिए पानी की ज़रूरत है तो इरिगेट करो उसको, और मतलब सिंचाई बोल सकते हो आप। और उसके लिए चार्ज भी किया जाता था। तो क्या चार्ज लिया जाता था, वाटर टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो वाटर टैक्स लेते थे और प्रोवाइड करते थे इरिगेशन फैसिलिटी, ये ध्यान में रखेंगे, ये स्टेट के द्वारा होता था। टोल्स जो है वो लेविड किया जाता था, लिया जाता था कमोडिटीज़ पे, जो भी जैसे टाउन में लाया जा रहा है, ठीक है। बाहर से मान लो कहीं से आप सामान ले जा रहे हो और टाउन में ले जा करके बेच रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए टोल लिया जाता था। तो एक तरह का टैक्स ही हुआ टोल, तो वो लिया जाता था। और वो गेट पे ही ले लिया जाता था, मतलब मेन गेट मान लो कहीं पे, जैसे टाउन में घुसने के लिए एक मेन तो गेट होगा ना, तो वहाँ पे क्या कर लिया जाता था, टोल्स जो है वो कलेक्ट किए जाते थे कमोडिटी पे।
तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मोनोपोली होती थी स्टेट की, जैसे अभी भी है कि सरकार के हाथ में कुछ मोनोपोली है, जैसे डिफेंस की सारी, रेलवे भी है लगभग। तो इस तरह से मोनोपोली अगर देखा जाए स्टेट का उस टाइम पे, तो क्या क्या चीज़ पे थी, तो माइनिंग पे थी, फॉरेस्ट पे थी। ये पब्लिक गुड्स नहीं माने जाते थे। माइनिंग जो है वो राजा के द्वारा ही करवाया जाएगा। फॉरेस्ट का जो भी पेड़ वगैरह है वो सारे राजा के ही होंगे। फिर सॉल्ट पे क्या होगा, सॉल्ट पे भी पूरा मोनोपोली होगा राजा का, ठीक है। सेल ऑफ लीकर पे, मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स पे, ये सारा मोनोपोली जो है स्टेट के अंदर था। मीन्स मेन जो पावर हो गए राजा और उनका जो पूरा मंत्री परिषद है वो सारे कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो उनकी मोनोपोली चलती थी। अब सौगौड़ा ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। सौगौड़ा जो गोरखपुर से मिला है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, या महास्थाना जो बोगड़ा बांग्लादेश से मिला है, ये इसमें आप देखोगे इसमें बताया गया है कि रिलीफ मेजर्स कैसे लिए गए। जैसे आपको पता है कि मौर्यन टाइम पे फेमाइन आया था, तो फेमाइन रिलीफ के बारे में कि कैसे राजा के द्वारा रिलीफ मेजर्स लिया गया उसको बताया गया है सौगौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में, और महास्थान जो इंस्क्रिप्शन है उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। ये दोनों है, ये कॉपर प्लेट देख रहे हो, ये हो गया कॉपर प्लेट सौगौड़ा का, और ये जो है ये महास्थाना का इंस्क्रिप्शन हो गया जो कि बांग्लादेश से मिला है, बोगड़ा, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। नाउ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स देख लेते हैं। आपको पता है कि नेवी जो है मेंटेन की जा रही थी, तो नेवी मेंटेन की जाएगी तो ऑब्वियस है पोर्ट होगा, बंदरगाह होगा। तो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में वो देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो बरोच या फिर भरोच, ठीक है। ये जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, वेस्टर्न कोस्ट पे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे गुजरात में, ठीक है। दूसरा जो है सोपारा, ये कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में, वेस्टर्न कोस्ट। ये दोनों जो है वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। और एक ईस्टर्न कोस्ट पे था कौन सा, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति मिदनापुर में पड़ता है वेस्ट बंगाल में, ये ईस्टर्न कोस्ट पे हुआ। तो तीन हम लोगों ने देखा मेन जो इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है, भरू कच्छ या भरोच जो कि वेस्टर्न आपको कोस्ट पे मिलेंगे, ठीक है। और सोपारा पुणे महाराष्ट्र, ये आपको वेस्टर्न कोस्ट पे। तो दो वेस्टर्न कोस्ट पे हो गए जैसा कि आप देख रहे हो मैप में। और तम्रलिप्ति जो कि मिदनापुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये ईस्ट में यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखनी है, पूछ लेते हैं कभी कभी। ये सारी चीज़ें आप मैप के थ्रू देखते हो तो ध्यान में वो रहता है, ठीक है। तो आप ऐसा सिर्फ सुना मत करो, इसको देखा भी करना, आप मैप भी देख लेना, ठीक है। साइड में तो मैं बता ही रहा हूँ, बट मैप भी देख लेना आप। मौर्यन पीरियड के टाइम पे क्या हुआ कि आपको पंच मार्क क्वाइन देखने को मिलता, मोस्टली सिल्वर के होते थे जिसमें पंच मार्क होता था, ठीक है। 5 तरह का पिक्चर उस पर बना होता था। तो पंच मार्क क्वाइन जो है वो देखने को मिला, मोस्टली सिल्वर के होते थे जो कि कॉमन थे। किस लिए, तो ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे अभी पैसा यूज करते हैं तो उस टाइम पे पंच मार्क क्वाइन यूज करते थे फॉर ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए। ये कुछ इस तरह का होता था, ये फोटो में देख सकते हो आप, ठीक है। नाउ सोसाइटी देख लेते हैं। मौर्यन सोसाइटी की अगर बात करी जाए तो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही आदमी का नाम है, ठीक है। वो रिजिड नहीं थे, वर्ना सिस्टम पे वो रिजिड नहीं थे। जैसे स्मृति की अगर बात करें, स्मृति राइटर्स जो थे वो वर्ना सिस्टम को मानते थे, लेकिन चाणक्य ने ऐसा कुछ नहीं बोला। एक्चुअली चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन को डिजाइन करा, तो उसमें वर्ना सिस्टम को उन्होंने उतना रिजिड करके नहीं लिया कि नहीं नहीं ये फॉलो ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और शास्त्र की अगर माने तो उन्होंने क्या करा, शूद्रा को जो है एज अ आर्यन कम्युनिटी कंसीडर करा, जो कि मलेच और नॉन आर्यन कम्युनिटी से क्या था, अलग था, ठीक है। तो ये ध्यान में रख सकते हो आप। इसके अलावा उस टाइम पे मतलब मौर्यन पीरियड के टाइम पे क्या किया गया, ट्राई किया गया कि वैश्य जो कि क्या था, मतलब मोस्टली क्या करते थे, वो ट्रेड करते थे और कल्टीवेशन करते थे, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये क्या करते थे, एग्रीकल्चर और अदर जो आर्टिसन वाला काम हुआ उनके बीच का गैप जो है वो कम करने की कोशिश करी गई। तो वैसे अब ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं वर्ना सिस्टम में 4 जो है वर्ण थे। पहले जो थे टॉप पे जो थे ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, वैश्य जो है ज़्यादातर वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे और कल्टीवेशन वगैरह किया। शूद्र की अगर बात करी जाए तो
उसमें से कुछ जो है एग्रीकल्चरिस्ट थे और अदर जो है आर्टिसंस। तो वो उन्होंने ट्राई करा कि गैप को जो है रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा मेगास्थनीज बताते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो था उसको डिवाइड किया गया था 7 क्लासेस में, और 7 क्लासेस जो था सोसाइटी का वो कौन कौन सा था ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि किसने जो है इंडियन सोसाइटी को 7 क्लास में डिवाइड करा। तो मेगास्थनीज ने अपने बुक में सोसाइटी को, मॉडर्न सोसाइटी को 7 क्लासेस में डिवाइड करा है। अब वो कौन से हैं, तो फिलोसफर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स, हर्ट्समैन, आर्टिसंस एंड मजिस्ट्रेट, सॉरी एक 7 नंबर काउंसिलर्स। तो ये सारे 7 हो गए। तो ये ध्यान में रखनी है आपको, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो बुक से मिला है उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जो पूछते हैं एग्जाम में मोस्टली हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। जो भी क्लासेस मेंशन किए गए हैं ऊपर, वो जो मेगास्थनीज के द्वारा 7 जो क्लासेस मेंशन किए गए हैं वो क्या है, बेस्ड हैं मतलब इकोनॉमिक पे, इकोनॉमिक जो उनका पेशा था, उनका जो ऑक्यूपेशन था उस पे बेस्ड है, ना कि सोशल स्टेटस पे, ठीक है। तो वरना का यहाँ भी कोई ऐसा कुछ नहीं लिया गया है, बेस नहीं माना गया है। मेगास्थनीज जो थे वो उन्होंने क्या बोला कि स्लेवरी नहीं थी इंडिया में। उनका कहना था कि इंडिया में कोई गुलामी नहीं था, ऐसा नहीं कि गुलाम बना करके काम करवा रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपने बुक में लिखा कि देयर वेयर नो स्लेवरी इन इंडिया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इंडियन सोर्सेज की अगर माने तो स्लेवरी था, लेकिन वो मतलब रिकॉग्नाइज्ड नहीं था, मीन्स ऐसे स्लेवरी थी बट उतना नहीं था, ठीक है, थोड़ा बहुत था, मतलब लीगल नहीं था, ठीक है। उसको फिर भी स्लेवरी थी, जैसा मेगास्थनीज बताना चाह रहे थे कि स्लेवरी नहीं है, ऐसा नहीं था। और मेगास्थनीज ऐसा क्यों बोल रहे थे कि स्लेवरी नहीं है इंडिया में, मीन्स गुलामी नहीं है, गुलाम बना के काम नहीं करवाया जाता है, क्योंकि उनको वो ये देख रहे थे कि फुल लीगल सेंस में इसको यूज नहीं किया जा रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। जैसा कि अगर वेस्ट में देखा जाए तो फुल लीगल सेंस में वो क्या कर रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था। तो इस तरह का इंडिया में नहीं था, लेकिन उस टाइम पे स्लेवरी थी। तो अगर पूछा जाए कि मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग इंडिया में स्लेवरी थी कि नहीं, तो आप बोलोगे कि नहीं, ठीक है। लेकिन इंडियन सोर्सेज बताते कि नहीं, स्लेवरी थी, मतलब गुलामी की प्रथा थी उस टाइम पे भी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। वुमेन का अगर स्टेटस देखें तो वुमेन का स्टेटस ठीक था, वो हाई पोजीशन भी वो लोग, मतलब वीमेन जो है वो ऑक्युपाई करती थी। फ्रीडम था सोसाइटी में, वुमेन को फ्रीडम था। कौटिल्य की अगर माने तो उनका कहना था कि विमेन जो है उनको परमिट किया गया था, मतलब इजाज़त दी गई थी कि आप डाइवोर्स भी ले सकते हो और रीमैरी भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दबाव नहीं है, अगर आपको तलाक लेनी है तो तलाक ले लो और रीमैरी भी कर लो, तो ऐसा बोला जाता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तो उससे इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू कौटिल्य देखे तो ये इन्फॉर्मेशन है। वेमेन जो है वो उनको एम्प्लॉयड किया जाता था एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड। आप अगर देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे तो उनके जो बॉडीगार्ड होते थे वो वीमेन होते थे, ठीक है। तो बॉडीगार्ड के तौर पे भी वेमेन को रखा जाता था। इसके अलावा स्पाई के रूप में वेमेन को रखा जाता था, और अदर अदर जो डाइवर्स अलग अलग की तरह की जो नौकरी थी, जो जॉब्स थे, उनमें भी वेमेन को हायर किया जाता था। ना मौर्यन आर्ट देख लेते हैं। मौर्यन आर्ट को आनंद कुमार स्वामी ने 2 क्लास में, 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। तो वो 2 ग्रुप जो है मौर्यन आर्ट के कौन से हैं, एक तो रॉयल आर्ट या फिर कोर्ट आर्ट बोल सकते हो, और दूसरा कौन सा है, फोक आर्ट या फिर पॉपुलर आर्ट। तो रॉयल आर्ट में कौन सा आर्ट आता है, तो रॉयल पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य जो कि कुम्हरार पटना में पड़ता है, और सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा में बोल सकते हो आप। और टेराकोटाज ऑब्जेक्ट्स, जो टेराकोटा होता था उसका जो ऑब्जेक्ट्स है वो आ जाएगा रॉयल आर्ट में। फिर अशोकन पिलर ऑलरेडी देख चुके हैं, पिलर के बारे में, केव के बारे में, तो अशोकन पिलर, केव, स्तूपाज, ये सारे जो हैं रॉयल आर्ट में आ जाएंगे। इसके अलावा फोक आर्ट की अगर बात करें तो फोक आर्ट में स्कल्पचर ऑफ यक्ष यक्षिनी, स्कल्पचर जो होते हैं, छोटे छोटे मूर्ति जो होते हैं, वो जो है वो आ जाएंगे फोक आर्ट या फिर पॉपुलर आर्ट में, जो मतलब लोग, कॉमन लोग बनाते थे, तो वो आ जाएंगे। उसके कुछ एग्जांपल है, जैसे यक्ष ऑफ परखम, ये मथुरा से मिला है, ये देख सकते हो फोटो आप। फिर यक्षिनी ऑफ बेसनगर विदिशा, जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, तो उसका फोटो भी आप देख सकते हो। काफ़ी सर्वाइव किया है, तो टूट फूट गया है थोड़ा, तो टूटी फूटी जो मूर्तियां हैं वो है, ठीक है।
तो ये फोक आर्ट में हो गया। फिर और एग्जांपल अगर यक्ष यक्षिनी की देखें तो चनवार बेरर यक्षिनी, ठीक है, यक्षिनी हो गई कहाँ की, तो दीदरगंज पटना में पड़ता है, तो वहाँ से मिला है। तो ये सारे हो गए। इसके अलावा स्कल्पचर ऑफ एम्पेरर अशोक का जो है ब्रोकन रिलीफ स्कल्पचर, ये जो है अशोक का जो फोटो आप फोटो में देख सकते हो, अशोक हैं और कुछ उनकी जो रानियां हैं उनके साथ जो है स्कल्पचर बनाया गया है। ये कनागन हाली कर्नाटका में से मिला है, ठीक है, तो वहाँ पे बनाया गया था, तो वहाँ से मिला है। तो ये जो है ये फोक आर्ट में आ गए। इसके अलावा मौर्याज जो है ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करा स्टोन मेसनरी लार्ज स्केल पे। में इस स्टोन को जोड़ जोड़ के जो बनाते हैं ना, कोई भी स्कल्पचर बनाना हुआ स्टोन जोड़ के अगर बना रहे हैं तो वो जो है मौर्याज के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ फ्रेगमेंट्स जो मिले हैं जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, ये जो है फोटो में देख सकते हो फ्रेगमेंट्स जो है ऑब्वियस है सर्वाइव तो करेगा नहीं, तो अवशेष ही मिले हैं। तो स्टोन पिलर्स के अवशेष मिले हैं, वुडन फ्लोर मिले हैं, सीलिंग जो है, ये सारे जो मिले हैं इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 80 पिलर जो है हॉल हुआ करती थी कहाँ पे, कुम्हराहार से मिली है पटना। तो ये जो है काफ़ी बड़ा पैलेस था, उसमें 18 पिलर्ड हॉल था। तो ये हॉल के बारे में जो है बताया गया है फाहियान के द्वारा। फाहियान ये फ़ोटो में देख सकते हो, ये जो फाहियान थे ये एक विजिटर थे, तो इन्होंने विजिटर या फॉरेनर आप बोल सकते हो, चाइनीज विजिटर, तो ये जब आए इंडिया तो इन्होंने 80 पिलर्ड हॉल देखा और इन्होंने बोला कि ये जो पैलेस है ये इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल, इतना एक्सेलेंट है कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये मतलब ह्यूमन का क्रिएशन है, आदमी का क्रिएशन है, ये गॉड का क्रिएशन लगता है, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया, फाहिन ने बताया, काफ़ी इन्होंने प्रशंसा करी। तो काफ़ी सुंदर था ये। मौर्यन स्कल्पचर में अगर बात करें तो ये पिलर्स जो हैं ये मास्टर पीसेस थी, मीन्स काफ़ी उत्तम रचना, काफ़ी अच्छी जो है वो रचना थी, ये क्रिएशन था। और सारे पिलर जो है वो सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बना हुआ था, सैंड स्टोन से। सिर्फ कैपिटल जो थे वो अलग से उसमें ऐड किए गए थे, कैपिटल जोड़ करके वो पिलर बनाए गए थे। और कैपिटल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो कैपिटल्स जो थे वो क्या थे, उस पर स्कल्पचर होते थे, जैसे लायन बना दिया, बुल्स बना दिए, और उसको बना करके टॉप पे जोड़ देते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको मॉडर्न आर्ट में देखने की मिलेगी। इसके अलावा देखिए 4 लायन कैपिटल जो होती थी उसके ऊपर 4 लायन, ठीक है, 4 लायन मतलब बनाया होता था। तो ऐसा मिला है सारनाथ से और सांची से। सारनाथ वाला आपको पता है फेमस है ये तो, और दूसरा सांची का ये, तो दोनों में जो है 4-4 लाइन बनाया गया है और इसी को कैपिटल कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ऐसे ऑलरेडी मैं बता चुका है इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर रहा। तो लायन कैपिटल जो है सारनाथ वाला, ये आपको पता है कि नेशनल एम्बेलम इसको अडॉप्ट किया गया है। और कब अडॉप्ट किया गया था, 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो तब से ये नेशनल एम्बेलम के रूप में जो है अडॉप्ट किया गया है। सिंगल लाइन कैपिटल की अगर बात करें तो सिंगल लाइन कैपिटल मिला है रामपुरवा से। रामपुरवा वाला आप देख सकते हो, थोड़ा इसका मुंह टूट गया है, तो ये हो गया रामपुरवा से जो मिला है सिंगल लाइन कैपिटल। मीन्स कैपिटल में जो सिंगल लाइन है, जैसे सारनाथ वाला और सांची वाला हम लोगों ने क्या देखा कि 4 लाइन थे, इसमें सिंगल लाइन है। इसके अलावा सिंगल लाइन वाला लौरिया नंदनगढ़ से भी मिला है, और ये देख सकते हो फोटो, ये रामपुरवा लौड़िया नंदनगढ़, ये दोनों का है, बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। सिंगल बुल कैपिटल एट रामपुरवा, बुल कैपिटल भी मिले, मीन्स बुल बना हुआ है उस पर, जैसा कि आप फोटो में ये देख लो, ये बुल बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा मौर्यन आर्ट में एलिफेंट धौली में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, धौली का जो एडिक्ट देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये फिगर देखा। इसमें आप देख रहे हो कैसे एलिफेंट को जो है कर्व करके बनाया गया है पत्थर में। तो ये है मौर्यन आर्ट का एक एग्जाम्पल हो गया। फिर इनग्रेव्ड एलिफेंट जो कालसी जो हम लोगों ने देखा था, कालसी का जो एडिक्ट था, उसमें ये सामने से देखोगे, अगर एक चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है तो सामने से देखोगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। इस पर लिखा गया है, एडिक्ट लिखा गया है, अभिलेख लिखा गया है। और इसके राइट साइड में, इस साइड में
इस साइड में क्या है, ये जो मैं लेजर से दिखा रहा हूँ, इस साइड में क्या किया गया है, एलिफेंट का जो है पिक्चर बनाया गया है, ठीक है, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया मॉडर्न आर्ट में जो जो अभी तक में अवेलेबल है उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। मॉडर्न आर्टिसंस जो है ये इन्होंने ही स्टार्ट करा था पहाड़ को काट काट करके उसको में गुफा बनाना, और गुफा जो है उसमें बना करके फिर लिखवाना एडिक्ट वगैरह। तो पहाड़ को काट के गुफा बनाने का जो प्रैक्टिस था वो मौर्यन आर्टिसंस के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पे बराबर केव्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें सुदामा, वर्ल्ड हट, चौपाड़ा ऑफ कर्ण, लोमस ऋषि केव, ये सारे जो हैं केव आते हैं। और बराबर केव्स का है जहानाबाद में है, जहानाबाद बिहार। और अशोका के द्वारा जो है केव्स जो हैं बनवाए गए थे बराबर केव्स में, तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में। तो चूँकि मौर्यन आर्ट की बात हो रही तो फिर से एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि कैसे मौर्यन टाइम पे क्या करते थे कि पहाड़ को काट कट करके उसमें गुफा बना दिया। और गुफा बनाते थे किस लिए, तो मोक्ष को रहने के लिए। क्या होता था कि बौद्ध लोग थे तो वो तो घर छोड़ देते थे, घर को त्याग देते थे और इधर उधर भटकते थे। तो उनको जब रहना होता था आराम करने के लिए, या फिर कोई मौसम के कारण, अगर मौसम ख़राब हो जैसे बारिश हो रही हो तो उस कारण से अगर उनको छिपना हो तो उसके लिए भी क्या होता था, गुफाएं होती थी। तो राजा ही बनवाते थे कि हाँ चलो मोक्ष के लिए बनवा देते हैं ताकि वो लोग आराम करेंगे, ठीक है। या फिर उनको प्रेयर वगैरह भी करना होता था तो उसके लिए भी एक काट करके, पहाड़ को काट करके गुफा बनाया जाता। तो इन्होंने स्टार्ट करा था, ये आपको ध्यान में रखनी है। मौर्यन जो आर्ट है और मौर्यन जो आर्टिसंस है उन्होंने स्टार्ट करा था, ठीक है। इसके अलावा केव की अगर एग्जाम्पल देखें तो नागार्जुनी केव जो कि गया में है, दशरथ के द्वारा बनवाया गया था। दशरथ कौन थे, अशोका के पोते थे, मीन्स ग्रैंड सन थे अशोका के। तो ये ध्यान में रखेंगे। ये गुफा आप देख सकते हो, नागार्जुनी केव, ठीक है, गया में है ये, तो फोटो में देख सकते हो आप। इसके अलावा स्तूपाज जो है वो बनाए जाते थे मॉडर्न टाइम पे। तो स्तूपाज किस लिए बनाए जाते थे, तो बुद्धा के मृत्यु के बाद उनका जो अवशेष था, ठीक है, उसको संजोने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए स्तूपाज बनाए जाते थे, ठीक है। जैसे उसमें स्तूपाज में अगर एग्जाम्पल आप देखोगे तो सांची का स्तूपा हो गया, ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये देख सकते हो ये वाला फोटो, ठीक है। फिर बरहुत वाला हो गया, बरहुत एमपी, ये भी एमपी में पड़ता है। तो ये स्तूपाज बनाए जाते थे ताकि रिलिक्स जो थे, बुद्धा के अवशेष जो थे, उन उसको प्रिजर्व किया जा सके, उसको इंश्राइन में संजोया जा सके, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। सो दिस वॉज फॉर टुडे। ऐसे वीडियो में तो काफ़ी लेट हो गया, मतलब काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आया है, तो ऐसे दिक्कत थोड़ा है अभी, बट कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगा जितना मतलब जल्दी हो सके इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। बाकी आपको अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट में लिखना आपकी क्या आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप अगर आप चाहते हो कि आगे की वीडियो आपको मिले। और आप अगर लूसेंट की जो बुक है कंप्लीट करना चाहते हो, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ एक्चुअली, लूसेंट की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि पूरी क्लियरिटी के साथ सारी चीज़ें बताऊँ और कुछ भी ना छूटे। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपको ऐसा ना लगे कि हाँ कुछ भी छूट रहा है, तो ये पर्पस रहता है। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, बाय।